अगर आपको सही मायने में राइट क्वेश्चंस पूछना आ गया ना, तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता, कोई डिस्ट्रैक्शंस आपको डिस्ट्रैक्ट कर नहीं सकता। हम सिर्फ बुद्धि की खुजलाहट के लिए नेट में सर्च कर लेते हैं, यूट्यूब में सर्च कर लेते हैं, हाउ टू क्रैक एसएसबी एग्ज़ाम, एक दो वीडियो देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि हाँ ऐसे में प्रिपेयर हो जाऊंगा, एसएसबी मिल जाएगा। ऐसे नहीं मिलता भाई। मुझे क्यों जॉब चाहिए, मुझे ओपीएससी क्यों क्रैक करना है, मुझे एसएसबी का जो लेक्चरशिप है क्यों क्रैक करना है, मुझे नेट क्यों क्रैक करना है, ये क्यों का क्वेश्चंस ना ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जिसका क्यों जितना बड़ा होगा और ये क्यों का सवाल का उत्तर जितना क्लियर आपके पास होगा, उतना ज़्यादा बेहतर में आप आगे चल पाओगे, आगे बढ़ पाओगे। ये क्यों ही आपको आगे बढ़ाएगा। हे हे हे, इट्स डीबी सर लाइव नाउ। बहुत ही ज़्यादा बम्पर एडवर्टाइजमेंट इस साल निकला है। एसएसबी पीजीटी हो गया, एसएसबी डिग्री लेक्चरर हो गया, ओपीएससी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट भी बहुत ही जल्द निकलने वाला है। और उड़ीसा के आज तक के इतिहास में ऐसा बम्पर एडवर्टाइजमेंट कभी आया नहीं है। चार चार सेक्टर से आया है। एसएसबी पीजीटी, डिग्री लेक्चरर, ओपीएससी पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, सारे के सारे सेक्शंस में से एडवर्टाइजमेंट आ गया है। और मैं सभी एस्पिरेंट का शुक्रगुजार हूँ। बहुत ज़्यादा मैसेजेस, ईमेल्स, कमेंट्स कितना ज़्यादा आया है। बहुत ज़्यादा बच्चे बोल रहे थे कब से क्लास स्टार्ट होगा, कब से क्लास स्टार्ट होगा। इट्स लाइव नाउ, आई एम डीबी सर विथ ऑल ऑफ यू। और मैं बहुत ही कम समय में सारे के सारे कोर्सेज कवर करूँगा, क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है इलेक्शन के बाद ही होने वाला है। तो आप मान के चलिए कि मई तक होगा ही नहीं, तो अप्रैल आपके पास है, मई आपके पास है, तो 2 महीना आपके पास है। 2 महीने में जी जान लगा देंगे, सारे के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो ये जो लेक्चर सीरीज है सभी के लिए होगा। पीजीटी के क्लासेस भी होंगे, इसके साथ साथ एसएसबी का भी होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर का भी होगा, ओईएस का भी सिलेबस यहाँ पर कवर होगा, नेट के प्रोस्पेक्टिव्स में भी कवर होगा। तो सारे एस्पिरेंट के लिए ये वीडियो यूजफुल होगा, इसीलिए पेन और पेपर लेकर ही बैठिए, क्योंकि ये 2 मिनट का नहीं है, 3 मिनट का नहीं है, या फिर 10 मिनट का नहीं है। ये 1 घंटे से ज़्यादा वाला वीडियो है। बहुत कुछ जानने को आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये पहला वीडियो है और यूनिट 1 है। यूनिट 1 है ये फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन। ये पीजीटी के लिए भी है, ये एसएसबी डिग्री लेक्चरर के लिए भी है, नेट के लिए भी है। सभी में ये फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन होता ही होता है। क्यों फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस सभी टीचिंग्स एग्जाम में आते ही आते हैं? क्योंकि ये बेस है। क्योंकि अगर आप एजुकेशन को देखोगे, एजुकेशन 3 पिलर के जरिए खड़ा हुआ है। 3 बड़े बड़े पिलर्स एजुकेशंस के है। जैसे कि हो गया एक फिलॉसफी, ओके, एक फिलॉसफी बहुत ही बड़ा पिलर है एजुकेशंस का। फिर दूसरा हो गया साइकोलॉजी, साइकोलॉजी भी इसका एक बहुत ही बड़ा पिलर है। और तीसरा हो गया सोशियोलॉजी, ओके, सोशियोलॉजी भी एक बहुत ही बड़ा पिलर है। फिलॉसफी में आप देखोगे हम व्हाय की उत्तर पाते हैं, क्यों पढ़ाना है बच्चों को, ये आदर्श क्यों उसमें डालना है, क्यों बच्चे को ऐसा ही बनाना है, ऐसे मूल्य, ऐसे विचार, ऐसे थिंकिंग उसके अंदर क्यों डालना है, क्यों का उत्तर हम फिलॉसफी से पाते हैं। अर्थात एजुकेशन का एम क्या है, एम हम यहाँ पर पाते हैं, फिलॉसफी से पाते हैं। साइकोलॉजी में क्या पाते हैं हम, हाउ का क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करते हैं। कैसे पढ़ाना है, बच्चे के नीड, इंटरेस्ट, एबिलिटी को मद्देनजर रखते हुए बच्चे को पढ़ाना है। तो हाउ क्वेश्चंस का उत्तर हम साइकोलॉजी में पाते हैं। और जो सोशियोलॉजी है, जो बच्चों को हम सिखा रहे हैं वो कहाँ पर अप्लाई करेंगे, अप्लाई फील्ड क्या है, उसको मद्देनजर रखते हुए हम पढ़ाते हैं। ओके, तो कहाँ पर अप्लाई करना है वो सोशियोलॉजी में हम जानेंगे। तो ये 3 बड़े बड़े पिलर है। तो पहला पिलर हम पढ़ेंगे फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस। तो ये हो गया पहला चैप्टर, एजुकेशन एंड फिलोसफी। यहाँ पर आप क्या जानोगे, यहाँ पर एजुकेशन क्या है, फिलोसफी क्या है, और इन दोनों के बीच क्या गहरा संबंध है, इसको हम अच्छे तरह से जानने की कोशिश करेंगे। उसके
साथ साथ फिलॉसफी के जो ब्रांचेस है उसमें तो भाई हर साल क्वेश्चंस आते ही आते हैं। कई कई बार तो एजुकेशन और फिलॉसफी को लेके जो बड़े बड़े विद्वान ने रिलेशनशिप्स डिफाइन किया है उस डेफिनेशंस के बारे में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको भी समझेंगे, शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे कैसे हम उसको याद कर सकते हैं वो भी देखेंगे भाई यहाँ पर। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। व्हाट इज फिलॉसफी? फिलॉसफी क्या है? दर्शन क्या है? दर्शन को विद्वानों ने बहुत ही अलग अलग ढंग से उसको डिफाइन किया है। पहले हम सिंपल वे में समझने की कोशिश करेंगे दर्शन क्या है, फिर हम ब्रॉडर वे में जाने की कोशिश करेंगे। हम अगर सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे तो ज्यादा बेहतर में समझ पाएंगे। तो फिलॉसफी क्या है? अगर नैरो मीनिंग में हम देखेंगे, फिलॉसफी को हम कह रहे हैं दर्शन। दर्शन का मतलब देखना। तो जो भी हम देख रहे हैं, जिस ढंग से हम देख रहे हैं, वास्तव में उसी को ही फिलॉसफी कह देते हैं। ये वास्तव में नैरो मीनिंग है, क्योंकि नैरो मीनिंग में हम कह रहे हैं जिस नजरिए से हम देख रहे हैं, जिस बिलीफ सिस्टम से हम देख रहे हैं, जिस कन्विक्शन से हम देख रहे हैं, जिस मान्यताओं के आधार से हम दुनिया को देख रहे हैं, उस मान्यताओं को ही हम कहेंगे हमारा दर्शन है। वही हमारा फिलॉसफी है, वही हमारा नजरिया है, वही हमारा दर्शन है। तो ये कितना नैरो हो गया है आप सोच सकते हो। एक चोर है तो वो जो मान्यताएं उसके अंदर है, उसी मान्यताओं के आधार से ही वो देखेगा। सपोज उसका मान्यता है कि मुझे ये चीज प्राप्त करना है किसी भी सूरत हाल में, वो नहीं देखेगा कि कौन सा व्यक्ति कौन से स्टेट ऑफ बीइंग में है। तो ये जो बिलीफ सिस्टम है, ये जो दर्शन है, ये दर्शन की नैरो मीनिंग को डिफाइन कर रहा है। इट इज जस्ट समवन सम टोटल बिलीव्स, ऐसे हम कह रहे हैं। तो क्या सभी का नजरिया दर्शन हो सकता है? क्या सभी पहलू को हम दर्शन कह सकते हैं? नहीं, ये नैरो मीनिंग को ही सिर्फ बता रहा है, क्योंकि दर्शन ऐसा होना चाहिए, दर्शन हमको एक वे ऑफ सीइंग दिखा दे, हमको देखने का नजरिया दिखा दे, हम मल्टीपल प्रोस्पेक्ट्स में अच्छे तरह से देख पाए, हमारे अंदर विचार शक्ति को डेवलप कर पाए, ताकि हम कौन सा सही है कौन सा गलत है हम अच्छे से उसको एनालाइज कर पाए। वही तो दर्शन होगा ना। सिर्फ देख लेना दर्शन नहीं है, उसके गहरे तत्वों को जान लेना, उसके एसेंस को समझ लेना, उसका एग्जिस्टेंस को जान लेना ही वास्तव में दर्शन होना चाहिए ना। लेकिन ये जो नैरो मीनिंग बता रहा है, ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि देखने का सिर्फ एक नजरिया ही दर्शन से, ये बहुत ही नैरो मीनिंग है। ओके, लेकिन ब्रॉडर मीनिंग में हम समझेंगे कि दर्शन क्या है। दर्शन है उस अल्टीमेट रियलिटी को जान लेना, उस सर्वोच्च सत्ता को जान लेना, जिसको जानने के बाद और कुछ भी जानना शेष नहीं है। तो उस पोटेंशियल को जान लेना, उस अल्टीमेट रियलिटी को जान लेना, उस सर्वोच्च सत्ता को जान लेना, जिससे बाकी सारे चीजें जुड़ी हुई है, जिससे सारी चीजें आई हुई है, उस मूल स्रोत को जान लेना ही वास्तव में फिलॉसफी है। फिलॉसफी इज द वे टू नो अबाउट द अल्टीमेट रियलिटी। ओके, तो ये हो गया फिलॉसफी का ब्रॉडर वे। तो पहले हम जान लेते हैं फिलॉसफी का मतलब क्या है, शाब्दिक अर्थ क्या है, एटमोलॉजिकल मीनिंग क्या है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कहा जाता है दृश्यते अनेन इति दर्शनम। दृश्यते अनेन इति दर्शनम। दर्शनम क्या है? दृश्यते अनेन। दृश्यते का मतलब होता है देखना और अनेन का मतलब होता है अनेक प्रकार के। दैट मीन्स वी आर सीइंग द रियलिटी इन ए मल्टीपल वेज, इन ए मल्टीपल प्रोस्पेक्टिव। जब हम मल्टीपल प्रोस्पेक्टिव्स में किसी पहलू को देखने की कोशिश करते हैं, वही दर्शन है। क्योंकि दर्शन कोई नैरो चीज नहीं है कि एक ही प्रोस्पेक्टिव में देख लिया, एक ही एंगल में देख लिया, एक ही व्यू में देख लिया। दर्शन हमें क्या करता है? हमारी माइंड को विस्तार करता है, हमारे माइंड को ब्रॉडर कॉन्सेप्ट देता है कि हम हर पहलू से देखकर विचार करें कि इस मतलब से क्या होगा, उस मतलब से क्या, उस साइड से क्या होगा, उस एंगल से क्या होगा। इट मीन्स वी आर सीइंग द सेम थिंग्स बट इन डिफरेंट एंगल्स, डिफरेंट प्रोस्पेक्ट्स एंड डिफरेंट वेज। दैट इज व्हाई दर्शन इज सो रेलेवेंट एंड सो वाइड एंड सो मीनिंगफुल इन टर्म ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। अगर हम शाब्दिक अर्थ में देखेंगे तो दर्शन ही हम बोल रहे हैं, तो दर्शन वर्ड जो है उसका जो धातु है, उसका जो रूट वर्ड है दृश्य धातु। ओके, दृश्य धातु, दृश्य धातु का मतलब है टू सी। टू सी तो किसको देखना है? उस अल्टीमेट रियलिटी को देखने की कोशिश करना है, जिसको देखने के बाद, जिसको जानने के बाद और कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। वही होता है वास्तव में दर्शन। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एस्पिरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो बहुत सारे बंदे तो एग्जाम दे रहे हैं, अपियर हो रहे हैं। कोई 3 महीने से प्रिपेयर हो रहा है, कोई 1 साल से प्रिपेयर हो रहा है, कोई 2 साल से, किसका तो ये 30वां अटेम्प्ट है,
दूसरा अटेम्प्ट है, ऐसे करके बहुत सारे एस्पिरेंट होते हैं, लेकिन कुछ ही बंदे सिलेक्ट होते हैं, कुछ ही बंदे वो माइलस्टोन को क्रॉस कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके देखने का नज़रिया अलग है, उनका समझने का नज़रिया अलग है, उनका वे ऑफ सीइंग अलग है, उनका जो दर्शन है बहुत ही यूनिक है। इसीलिए तो वो उन्हीं अप्रोच के साथ, उन्हीं एटीट्यूड के साथ, उन्हीं आदतों के साथ ही आगे बढ़ते हैं और वो अचीव करते हैं। और जो अचीव नहीं कर पाते हैं उनके दर्शन में कुछ तो कमी है, कुछ तो ड्रॉबैक है, कुछ तो शॉर्टफॉल है, कुछ तो मिस्टेक्स हो रही है जिसके चलते वो अचीव कर नहीं पा रहे हैं। सबसे बड़ा ज्ञानी वही है जो अपनी मिस्टेक्स को समझे, अपनी मिस्टेक्स को देख पाए। यहाँ पर दर्शन देखो, हम जो बोल रहे हैं दर्शन, ये तो बहुत ही ब्रॉडर वे में हम दर्शन को पढ़ेंगे, लेकिन आपके लिए दर्शन क्या मायने रखता है? एज ए एस्पिरेंट आप दर्शन को किस दृष्टिकोण से देख रहे हो, ये जॉब को आप किस दृष्टिकोण से देख रहे हो, वो आपके लिए आपका दर्शन होगा। तो क्या आप वो देख पा रहे हो जो एक सक्सेसफुल एस्पिरेंट देखना चाहिए, जिस नज़रिए का होना चाहिए? क्या वो नज़रिया आपके पास है? उसको आपको ढूंढना है, वही नज़रिया आप में डेवलप करना है, ताकि आप एक विनर हो पाओ, ताकि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाओ। यही सबसे बड़ा दर्शन होगा आपके लिए। तो फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में जाएंगे, वो है वेस्टर्न कॉन्सेप्ट। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में अगर आप देखोगे, जो फिलॉसफी वर्ड है दो ग्रीक वर्ड से आया है, वो है फिलॉस और सोफिया। फिलॉस का मतलब क्या है? फिलॉस का मतलब है लव एंड सोफिया का मतलब है विजडम, अर्थात लव ऑफ विजडम, विजडम के लिए प्रेम, विजडम के प्रति प्रेम, ज्ञान के प्रति प्रेम ही वास्तव में फिलॉसफी है। तो जो ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट भी है, देखो ये भी क्या बता रहा है, एज ए एस्पिरेंट हमको इसमें क्या रिसीव करना है, क्या लर्न करना है। ये जो फिलॉसफी का मीनिंग बता रहा है, लव ऑफ विजडम, ज्ञान के प्रति प्रेम। तुम्हें ज्ञान के प्रति प्रेम होना चाहिए, जानने की ललक तुम्हें होना चाहिए, भूख होना चाहिए। जितना जिस एस्पिरेंट के अंदर भूख होता है, जानने की इच्छा होती है, ललक होती है, क्यूरियोसिटी होती है, वही बंदे ही एसएसबी जैसे एग्जाम हो गया, ओपीएससी जैसे एग्जाम हो गया, ओईएस हो गया, नेट हो गया, वो सारा एग्जाम अच्छे से वो क्या कर पाते हैं, क्रैक कर पाते हैं। इसीलिए जो जानने की आग है ना आपके अंदर, उसको आपको बढ़ाना है, उसको आपको प्रज्वलित करना है, जो कि आपको आपके डेस्टिनेशन तक लेकर जाएगा। तो फिलॉसफी क्या होगा? अगर हम फिलॉसफी को डिफाइन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिलॉसफी इज दैट बाय व्हिच द अल्टीमेट ट्रूथ और अल्टीमेट रियलिटी ऑफ द यूनिवर्स इज रियलाइज्ड। हम उस अंतिम सत्ता को, अंतिम ट्रूथ को जानने की कोशिश कर रहे हैं, जो इस दुनिया का, इस यूनिवर्स का अल्टीमेट रियलिटी है, दैट हैज टू बी नोन, दैट हैज टू बी रियलाइज्ड बाय द फिलॉसफी। ओके, फिलॉसफी के द्वारा ही उसको जाना जा सकता है। तो डेफिनेशन थोड़ा देखते हैं, क्या कहते हैं बड़े बड़े दार्शनिक फिलॉसफी के बारे में। और ये जो फिलॉसफी के डेफिनेशन है, एक दो डेफिनेशन हर साल क्वेश्चंस में आते हैं और बहुत ही इजी है। और इसके पहले हमने पिछले साल हमने डेफिनेशन को कैसे याद करना है उसका भी एक शॉर्ट ट्रिक का वीडियो डाला हुआ है। जो भी बंदे नहीं देखे हुए होंगे उसको भी देख लीजिए, क्योंकि वहां पर कीवर्ड को रिलेट करके, नाम को रिलेट करके बहुत ही फनी वे में हमने एक वीडियो बहुत पहले डाला था, उसको भी आप देख के डेफिनेशन को इजीली याद कर सकते हैं। ओके, तो पहले हम देखेंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का एक बहुत ही फेमस कोट ऑन फिलॉसफी। वो कहते हैं, फिलॉसफी इज ए लॉजिकल इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ रियलिटी। लॉजिकली हम इंक्वायरी करेंगे, लॉजिकली हम खोज करेंगे। किसका खोज करेंगे? नेचर ऑफ रियलिटी, रियलिटी का नेचर को हम खोज करेंगे। ये कहना किसका है? ये कहना है राधा कृष्णन जी का। फिश क्या कहते हैं? फिश कहते हैं फिलॉसफी इज द साइंस ऑफ नॉलेज, ये है ज्ञान का विज्ञान। तो क्यों फिश इसको कह रहे हैं? ये ज्ञान का विज्ञान है, साइंस ऑफ नॉलेज है। साइंस में हम करते क्या है? साइंस में हम सिस्टेमेटिक इंक्वायरी करते हैं, सिस्टेमेटिकली हम एनालाइज करते हैं। कोई कुछ भी कह दे तो हम उसको ऐसे एज इट इज ग्रहण नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते। पहले हम उसको जांचेंगे, परखेंगे, फिर एविडेंस के आधार पे ही हम रियलिटी को एक्सेप्ट करेंगे।
करेंगे ये आइदर ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। ये एविडेंसेस है, इसी के आधार पर हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं कि ये ट्रू है या फिर ये फॉल्स है। यहाँ पर जैसे सिस्टेमेटिक इंक्वायरी होता है ना फिलॉसफी में, हम ज्ञान को भी उसी सिस्टेमेटिक इंक्वायरी के जरिए ही जानते हैं। जो ज्ञान जितना सिस्टेमेटिक होगा उसको उतना ही ऊंचे दर्जे का फिलॉसफी कहा जाएगा। तो फिलॉसफी में भी हम ज्ञान को क्या कर रहे हैं, एक सिस्टेमेटिक मैनर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक सिस्टेमेटिक मैनर में उसको जान रहे हैं। इसीलिए फिश्चे कह रहे हैं कि फिलॉसफी ज्ञान का विज्ञान है, साइंस ऑफ नॉलेज है। फिर ट्यूलिस कह रहे हैं, मार्कस ट्यूलिस ये कह रहे हैं फिलॉसफी है मदर ऑफ ऑल आर्ट्स, सभी आर्ट्स का ये मदर है और ये माइंड का ट्रू मेडिसिन है, माइंड का ट्रू मेडिसिन है। माइंड में जो सवाल है, माइंड में जो घाव है, माइंड में जो बहुत सारी परेशानियां है, उसको कौन शांत करेगा, उसको केवल और केवल फिलॉसफी ही शांत करेगा। तो माइंड में बहुत सारे सवाल आते हैं, तरह तरह के सवाल आते हैं, ये क्यों ऐसा है, वो ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में आते हैं और उस प्रश्न का उत्तर कौन देगा, फिलॉसफी ही देगा, ये कहना है ट्यूलिस का। और ये राइट भी है। आप जब फिलॉसफी के गहराई में उतरते जाते हो, आपके जीवन इसके साथ कनेक्ट हो जाता है। तो जब आप फिलॉसफी को पढ़ते हो, फिलॉसफी से आपके जीवन के ही प्रश्न हल होते हैं। आपके मन में कई सारे प्रश्न उठते थे, जो उसी प्रश्न का उत्तर आप फिलॉसफी से पाओगे। जैसे एक एग्जाम्पल के जरिए हम इसको समझते हैं कि जब बुद्ध को हम पढ़ेंगे, बुद्ध में एक कॉन्सेप्ट आएगा अष्टांग मार्ग, जो संसार में दुख है, दुख का कारण को निवारण करने के लिए वो 8 मार्ग बताएंगे। तो 8 मार्ग में पहला जो मार्ग है राइट दृष्टिकोण। अगर आप में दृष्टिकोण डेवलप हो गया, राइट दृष्टिकोण, राइट प्रोस्पेक्ट्स में देखने का नजरिया आप में आ गया, तो आपके अंदर राइट नॉलेज प्रवेश करेगा। आप वो चीजों को देख पाओगे जिसके कारण आप अपनी लक्ष्य से दूर हो, आप अपनी एम से दूर हो। जब हम उसको पढ़ेंगे भाई, वो फिलॉसफी हमको बताएगा कि हमारा लक्ष्य कैसे प्राप्त होगा। तो हम फिलॉसफी के जरिए अपने माइंड का सारे दिक्कतों को हल कर सकते हैं। मन में जो द्विधा उठ रहा था, मन में जो सवाल थे, मन में जो परेशानियां थी, इसको पढ़ने के बाद ही आपका मन शांत होगा। यानी कि मन में जो छिपी घाव है, मन में जो छिपी अशांति है, वो अशांति को, वो घाव को भरने का काम जो करेगा वो है फिलॉसफी। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। इसीलिए तो मार्कस ट्यूलिस कह रहे हैं ये ट्रू मेडिसिन है माइंड के लिए। माइंड के लिए ये सबसे बड़ा औषध है, सबसे बड़ा मेडिसिन है। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन है इमानुएल कैंट का। इमानुएल कैंट कहते हैं फिलॉसफी साइंस भी है और उसके साथ साथ क्रिटिसिज्म ऑफ कॉग्निशंस है। कॉग्निशंस का क्रिटिसिज्म भी फिलॉसफी है। तो इमानुएल कैंट कह रहे पहले तो ये साइंस ही है, साइंस है। कोई कुछ भी कह दे वो वास्तव में फिलॉसफी नहीं है। ज्यादातर आप देखोगे जितने भी बड़े बड़े चिंतक हुए हैं, फिलॉसफर हुए हैं, उन्होंने बहुत ही ज्यादा रिगरस स्टडी किया है, उसके साथ साथ बहुत ज्यादा बुक्स पढ़े हैं या फिर बहुत ज्यादा चिंतन किए हैं। बहुत ही गहरे लेवल पे उन्होंने उस तत्व को अनुभव किया है और उस अनुभव के आधार पे ही वो तथ्य रिप्रेजेंट करते हैं, एक सिस्टेमेटिक मैनर में हमको वो ज्ञान देते हैं। इसीलिए तो फिलॉसफी साइंस है ना। कोई भी यूं त्यों कह देगा तो वो फिलॉसफी नहीं है। इसीलिए ये साइंस है भाई, साइंस है। बहुत ही सिस्टेमेटिक वे में उसको एनालाइज करके ही वो बंदा बता रहा है। उसके साथ साथ वो कह रहे हैं ये कॉग्निशंस का भी क्रिटिसिज्म है, क्योंकि हम जो विचार कर रहे हैं वो राइट है या नहीं है, किस हद तक राइट है या किस हद तक रॉन्ग है, उसको भी कौन एनालाइज करेगा, उसको भी एनालाइज करेगा फिलॉसफी। इसीलिए तो आप देखोगे जो फिलोसोफर आते हैं, जो आइडिया देते हैं, वो हमेशा के लिए परमानेंट नहीं होता। उसको भी क्रिटिसाइज करने के लिए कोई और आ जाता है, कोई और उसके ऊपर ज्यादा चिंतन कर लेता है और वो कुछ उसका फॉल्ट दे देता है या फिर कोई कम्प्लीमेंट्री आइडिया भी दे देता है। तो यही है फिलोसॉफी। फिलोसॉफी विज्ञान भी है, उसके साथ साथ ये कॉग्निशंस का क्रिटिसिज्म भी है। प्लेटो क्या कह रहे हैं? प्लेटो कह रहे हैं फिलोसॉफी एम्स एट द नॉलेज ऑफ इटर्नल नेचर ऑफ थिंग्स। कौन से नेचर में बात कर रहे हैं? प्लेटो का एक बुक्स है थ्योरी ऑफ आइडियाज। वो क्या बता रहे हैं? वो
बता रहे, जब हम आइडियालिज्म पढ़ेंगे तो थ्योरी ऑफ आइडियाज़ को, एलिगोरी ऑफ केव को हम एक्सप्लेन करेंगे, उसको डिस्कवर करेंगे कैसे एक इटर्नल थिंग्स की तलाश में सारे ढूंढ रहे हैं। इटर्नल थिंग्स का मतलब है इस दुनिया में जो भी चीज़ें आप देख रहे हो, वो भी ऑब्जेक्ट है या मैटर है, कुछ भी है, एवरीथिंग इज चेंजिंग, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी डिके। सभी कुछ नष्ट होने वाला है, सभी कुछ पेरिस होने वाला है, लेकिन कोई चीज़ ऐसा भी है जो कभी भी नष्ट नहीं होगा, वो है आइडिया। इसीलिए फिलॉसफी को कैसे डिफाइन कर रहे हैं प्लेटो कह रहे कि फिलॉसफी का एम क्या है? एम है उस अंतिम सत्ता को ढूंढ लेना या फिर उस अंतिम रियलिटी को ढूंढ लेना जो कि इटर्नल है। इटर्नल मतलब जो कभी नष्ट नहीं होगा, जो पहले था, इस दुनिया बनने से पहले था, इस दुनिया बनने के बाद भी है, और ये दुनिया नष्ट जब हो जाएगा उसके बाद भी रहेगा, which is eternal, that has to be known by philosophy. So the aim of philosophy is to know that eternity, to know that truth. Okay, तो ये हो गया प्लेटो के हिसाब से what is philosophy। फिर कैलोरीज क्या कह रहे हैं? कैलोरीज कह रहे हैं फिलॉसफी इज द साइंस ऑफ साइंसेस। जितने भी सारे विज्ञान है ना, सारे विज्ञानों का विज्ञान भी है फिलॉसफी, क्योंकि ये जो देखने का एंगल देगा, सारे सवाल आपके समाप्त हो जाएंगे, सारे तर्क आपके समाप्त हो जाएंगे। कोई भी तर्क, साइंस क्या करता है? साइंस हमें तर्क देता है, साइंस हमें ब्रॉडर माइंड देता है। हम सिस्टेमेटिक वे में हम क्या करते हैं, चीजों को एनालाइज करते हैं, व्हाट इज ट्रूथ एंड व्हाट इज नॉट ट्रूथ, ये हम कंसीडर करते हैं साइंस के आधार पर। लेकिन फिलॉसफी इतना बड़ा आपका माइंड कर देगा, इतना वर्साटाइल वे में आपको दिखाएगा प्रोस्पेक्टिव्स को, तो आपको लगेगा कि ये साइंस से भी बड़ा है। इसीलिए तो हम पढ़ेंगे मेटाफिजिक्स व्हिच इज बियॉन्ड फिजिक्स, ओके, व्हिच इज बियॉन्ड साइंस। साइंस के पास भी उसका उत्तर नहीं है जिसका उत्तर फिलॉसफी के पास है। इसीलिए कैलोरीज क्या कह रहे हैं? फिलॉसफी है विज्ञानों का भी विज्ञान, साइंस ऑफ साइंसेस। हर्बर्ट स्पेंसर कह रहे हैं क्या? फिलॉसफी इज कंसर्न विद एवरीथिंग एज ए यूनिवर्सल साइंस। यूनिवर्सल साइंस है फिलॉसफी। क्या करता है? किसी को पार्ट करके नहीं देखता, सभी को एज ए यूनिवर्सल साइंस। सभी में कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी है, सभी में कुछ ना कुछ कनेक्शन है, सभी कनेक्शन को जो लिंक करके बता पाएगा वही फिलॉसफी है। फिर रसल क्या कह रहे हैं? रसल, ये जो कोट है वन ऑफ द बेस्ट कोट, वन ऑफ माय फेवरेट कोट, ओके। फिलॉसफी इज टू बी स्टडी नॉट फॉर द सेक ऑफ एनी डेफिनाइट आंसर्स टू द क्वेश्चंस, rather for the sake of the questions themselves, okay। तो फिलॉसफी क्या है? फिलॉसफी हमारे दिमाग की खुजलाहट नहीं है, जो हम कुछ क्वेश्चंस दिमाग में आ गए उसका आंसर्स ढूंढना है भाई, ढूंढना है, ऐसे करके फिलॉसफी नहीं होता। फिलॉसफी वास्तव में क्या है? फिलॉसफी तो क्वेश्चंस के लिए है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चंस आपको दिमाग में आ गया है, ऐसा प्रश्न आपके दिमाग में छा गया है, जब तक उसका आंसर्स आप नहीं पाएंगे आप चैन से सो नहीं सकते। यही है वास्तव में फिलॉसफी सिर्फ उत्तर निकालने की जरिया नहीं है, बट फिलॉसफी है फॉर द सेक ऑफ क्वेश्चंस ही ऐसे है, प्रश्न ही ऐसे है कि आपके दिमाग में एक बार आ गया तो जब तक आपको आंसर्स नहीं मिलेगा आप रह नहीं पाओगे। दैट इज व्हाट इज फिलॉसफी इज, ओके। तो बीइंग एन एस्पिरेंट, ये जो बर्ट्रैंड रसल का ये बहुत ही बेहतरीन कोट है, इसको हम कैसे रिलेट करेंगे, कैसे जोड़ेंगे? देखो, ये क्वेश्चंस की बात करता है। अगर आपको सही मायने में राइट क्वेश्चंस पूछना आ गया ना, तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता, कोई डिस्ट्रैक्शंस आपको डिस्ट्रैक्ट कर नहीं सकता। अगर आपको एक प्रश्न भी आ गया, मुझे क्यों जॉब चाहिए, मुझे ओपीएससी क्यों क्रैक करना है, मुझे एसएसबी का जो लेक्चरशिप है क्यों क्रैक करना है, मुझे नेट क्यों क्रैक करना है, ये क्यों का क्वेश्चंस ना, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जिसका क्यों जितना बड़ा होगा और ये क्यों का सवाल का उत्तर जितना क्लियर आपके पास होगा, उतना ज़्यादा बेहतर में आप आगे चल पाओगे, आगे बढ़ पाओगे। ये क्यों ही आपको आगे बढ़ाएगा। ये क्यों शब्द ना बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट होता है। अगर आप ये क्यों को भी ढूंढ लो, किसी का हो सकता है कोई फाइनेंशियल कंडीशंस हो सकता है, या फिर कोई प्राइड के लिए हो सकता है, या फिर कुछ भी हो सकता है, कोई खुद को प्रूव करना चाहता है, कुछ भी हो सकता है। ये क्यों का सवाल, तो ये क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, ये
यही आपके लिए फिलॉसफी है और ये रेलेवेंट है सभी विद्यार्थियों के लिए, सभी अभ्यर्थियों के लिए, सभी एस्पिरेंट के लिए, चाहे वो नेट दे रहे हैं, चाहे एसएसबी पीजीटी हो गया, एसएसबी डिग्री लेक्चरर हो गया, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का कोई भी एग्जाम हो गया, ओपीएससी ओईएस कुछ भी हो गया, वो सारा कुछ इसमें रेलेवेंट हो जाता है। तो ये हो गया फेमस डेफिनेशन ऑफ बहुत सारे जो फिलोसोफर है, मॉडर्न फिलोसोफर हो गए, एंशिएंट फिलोसोफर हो गए, या फिर मिडिवल के फिलोसोफर हो गए, उनके कुछ कुछ डेफिनेशंस है। डेफिनेशंस एक दो क्वेश्चंस आते ही आते हैं, इसको अच्छे से पढ़ लो। फिर नेक्स्ट है हु इज ए फिलोसोफर। फिलोसोफर हम किसको कहेंगे, वास्तव में दार्शनिक किसको कहा जाएगा। अगर आप फिलोसॉफी के मीनिंग को भी देखोगे, जैसे हम इंडियन प्रोस्पेक्टिव्स में देखा कि दृश्यते अनेन इति, देख पाना, वो राइट प्रोस्पेक्टिव्स को देख पाना, वो राइट पहलू को देख पाना, वही वास्तव में दर्शन है, ऐसे हमने पढ़ा। लेकिन यहाँ पर अगर देखोगे, हर व्यक्ति का देखने का पहलू अलग अलग होता है, नज़रिया अलग अलग होता है। वो दुनिया को अपनी दृष्टिकोण से या फिर आइडियोलॉजी या फिर अपनी विचार के द्वारा दुनिया को देखते हैं, और जो लेवल में वो देख रहे हैं, जो प्रोस्पेक्ट्स में वो देख रहे हैं, वो भी उनका दर्शन है। लेकिन ये ब्रॉडर नहीं है, ये बहुत ही नैरो मीनिंग है, क्योंकि वो अपनी प्रोस्पेक्ट्स में दुनिया को देख रहे हैं। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि वो भी छोटे मायने में एक तरह के दार्शनिक है। वो अपनी जीवन को देख रहे हैं, वो दुनिया को अपनी पहलू से देख रहे हैं और उसी के जरिए वो इंटरप्रीट करेंगे। तो ये नैरो मीनिंग में हो गया, सभी व्यक्ति एक तरह से दार्शनिक है, क्योंकि वो जीवन को देखते हैं, दुनिया को देखते हैं, औरों को देखते हैं, सिचुएशंस को देखते हैं, या फिर लाइफ को देखते हैं। फिर जाएंगे वाइडर मीनिंग। वाइडर मीनिंग में क्या होगा, ब्रॉडर मीनिंग में क्या होगा। प्लेटो खुद कहते हैं कि फिलोसोफर किसको कहेंगे, फिलोसोफर इज वन ही हैज ए टेस्ट फॉर एवरी सॉर्ट ऑफ नॉलेज। यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिलोसोफर इज वन ही हु हैज ए टेस्ट फॉर एवरी सॉर्ट ऑफ नॉलेज। भाई नॉलेज की उसको प्यास होगी, नॉलेज को प्राप्त करने की उसमें जील होगी, जानने की भूख होगी। फिलोसोफर क्या है, फिलोसोफर होगा नॉलेज की खोज करने वाला, नॉलेज की टेस्ट को टेस्ट करने वाला, नॉलेज को प्राप्त करने वाला, ओके, या फिर नॉलेज के पीछे दौड़ने वाला। एंड हु इज क्यूरियस टू लर्न, और जिसके पास भूख होगा, जानने की ललक होगी, पाने की ललक होगी। एंड इज नेवर सेटिस्फाइड, एंड इज नेवर सेटिस्फाइड, वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होगा। एक जान लिया तो दूसरी चीज जानने की कोशिश करेगा, एक पढ़ लिया तो दूसरी चीज पढ़ने की कोशिश करेगा। यानी कि आप खुद को देखो, आप फिलोसॉफी पढ़ रहे हो, फिलोसॉफी खत्म कर लिया, फिर फिलोसॉफी से रुकना नहीं है, सोशियोलॉजी पढ़ना है, सोशियोलॉजी खत्म हो गया, फिर वहां पर भी रुकना नहीं है, इवैल्यूएशन पढ़ना, इवैल्यूएशन खत्म हो गया, वहां पर भी रुकना नहीं है, फिर आगे बढ़ना है, फिर रिसर्च में जाना है, वहां पर भी रुकना नहीं है, ऐसे ऐसे आगे बढ़ते जाना है। तो प्लाटो क्या कह रहे हैं, ये बहुत ही फेमस डेफिनेशन है प्लाटो का। ये तीन बातें बोल रहे हैं, टेस्ट फॉर एवरी सॉर्ट ऑफ नॉलेज, क्यूरियस टू लर्न एंड नेवर सेटिस्फाई। ये तीनों चीजों को मिला के हम कहेंगे फिलोसोफर का ये डेफिनेशन है। फिलोसोफर मतलब हु हैज ए टेस्ट फॉर एवरी सॉर्ट ऑफ नॉलेज, क्यूरियस टू लर्न एंड नेवर सेटिस्फाई। ये हो गया बहुत ही ब्रॉडर मीनिंग, जिसको भूख है ज्ञान के लिए, जिसके अंदर क्यूरियोसिटी है जानने की, और जो कभी सेटिस्फाई होता ही नहीं है जब तक उसे ज्ञान न मिले, वही फिलोसोफर है। तो अभी ब्रॉडर मीनिंग में हमको पता चल गया कि सभी फिलोसोफर नहीं है। हम श्री बुद्धि की खुजलाहट के लिए नेट में सर्च कर लेते हैं, यूट्यूब में सर्च कर लेते हैं, हाउ टू क्रैक एसएसबी एग्जाम, एक दो वीडियो देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि हाँ ऐसे में प्रिपेयर हो जाऊंगा, एसएसबी मिल जाएगा। ऐसे नहीं मिलता भाई, आपको झेलना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको पीवाईक्यू लगानी पड़ेगी, आपको 4-4 घंटा, 5-5 घंटा, 6-6 घंटा पढ़ना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, नोट्स बनाना पड़ेगा, माइंड मैपिंग करना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे मुकाम मिल सकता है। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेचर ऑफ फिलोसफी क्या है, जो डेफिनेशन हमने पढ़ा उस डेफिनेशन में कुछ कुछ पार्ट्स ऐसा है जो कि नेचर ऑफ फिलोसफी में आता है। नेचर ऑफ फिलोसफी में भी एक दो क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसको देख लेते हैं थोड़ा बहुत। क्या है नेचर, क्या है इसका स्वरूप, क्या है इसका प्रकृति। तो फिलोसफी का जो पहली नेचर है, ये सबसे ओल्डेस्ट है और सबसे ओरिजिनल डिसिप्लिन ऑफ थॉट्स है। ओके, जितने सारे थॉट्स जनरेट हो रहे हैं, जितने सारे सब्जेक्ट जनरेट हो रहे हैं, फिलोसफी
से ही सारे सब्जेक्ट जनरेट हुए हैं। फिलोसॉफी इज द मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट। पहले जो दुनिया में सब्जेक्ट था वो केवल और केवल दर्शन ही था, फिलोसॉफी था। फिलोसॉफी से होकर ही सारे दर्शन निकले हैं। ओके, तो इसको कहा जाता है इट इज द ओल्डेस्ट थॉट और इट इज द ओरिजिनल डिसिप्लिन ऑफ थॉट्स। ओके, फिलोसॉफी क्या करता है? फिलोसॉफी इज ए सर्च फॉर ट्रूथ एंड रियलिटी। फिलोसॉफी उस अंतिम सत्य को, अंतिम रियलिटी को, अंतिम सत्ता को ढूंढने की कोशिश करता है। ओके, फिलोसॉफी इज ए सिस्टेमेटिक इंक्वायरी। ये क्या है? ये सिस्टेमेटिक इंक्वायरी करेगा। ये ऐसा नहीं कि कुछ दिमाग में आ गया वो बक लिया वो फिलोसॉफी हो गया, ऐसे नहीं होता। बहुत ही सिस्टमेटिक। आप फिलोसोफर को देखेंगे तो थ्रू आउट द लाइफ वो बहुत सारी रिसर्चेस करते हैं, बहुत सारी दुनिया को घूमते हैं, बहुत सारे स्टडी करते हैं और बहुत ही लास्ट में वो अपनी माइंड को एक्सपांड करके बहुत ही सिस्टमेटिक वे में अपनी आइडिया को रखते हैं। इसीलिए फिलोसॉफी एक बहुत ही सिस्टमेटिक इंक्वायरी है। ये कोई ब्लाइंड बिलीव्स नहीं है, ये कोई हवा में निकाला हुआ शब्द नहीं है। ये बहुत ही सिस्टमेटिक इंक्वायरी अबाउट द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ द यूनिवर्स है। यूनिवर्स की जो अंतिम सत्ता है उसके ऊपर आइडियाज देते हैं, बहुत सारे थ्योरीज देते हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल्स देते हैं। और वो ऐसे नहीं दे रहे हैं, बहुत सारे रिसर्चर्स के बाद, बहुत सारे स्टडीज के बाद, बहुत सारे एक्सपीरियंस के बाद ही वो कहते हैं। हम बोलेंगे, आप बोलेंगे तो उसको फिलोसॉफी नहीं कहा जाएगा। वो बोलेंगे कि ऐसे बोल दिया है, यूं बोल दिया है। लेकिन अगर आइंस्टाइन बोलेगा, क्योंकि आइंस्टाइन ने इतने सारे रिसर्चेस किए होंगे, वो जब बोलेगा तो हम कहेंगे कि हाँ ये इसका फिलॉसफी है। तो जो बड़े लोग बताते हैं ना, वो अपनी एक्सपीरियंस के थ्रू बता रहे हैं, अपनी नॉलेज के थ्रू बता रहे हैं, रिसर्चेस के थ्रू बता रहे हैं, तो उसको हम सिस्टेमेटिक इंक्वायरी मानेंगे। तो फिलॉसफी क्या हो गया? फिलॉसफी एक सिस्टेमेटिक इंक्वायरी हो गया। यहाँ पर आप 2-3 देखेंगे तो ये जो देख रहे हो सिस्टेमेटिक इंक्वायरी कहाँ था? यहाँ राधा कृष्णन का जो डेफिनेशन था वहाँ पर था। ओके, तो यहाँ पर जो भी आप देखेंगे, यहाँ पर कुछ ना कुछ जो डेफिनेशन हमने पढ़ा हुआ है उसी का ही इर्द गिर्द ये सब घूमेगा। ओके, इट इज़ ए वे ऑफ लाइफ। जीवन को कैसे जीना है फिलॉसफी बताएगा। इसीलिए तो कहते हैं ना, दर्शन हमें जीना सिखा देता है। ट्यूलिस क्या कह रहे थे? ट्यूलिस कह रहे थे ये है माइंड का मेडिसिन। माइंड का मेडिसिन मतलब क्या है? बहुत सारे सवाल हमारे माइंड में है। जीवन क्या है? जीवन में दुख क्यों आ रहा है? ये परेशानी क्यों आ रहा है? एसएसबी एग्जाम क्रैक क्यों नहीं हो रहा है? मैंने 16 को भी दिया था, 18 को भी दिया था, 21 को भी दिया था, क्यों हो नहीं रहा है? ये जो ऊंस है ना, आप जब फिलॉसफी को पढ़ोगे ये सारे ऊंस रिलीज होंगे, ये सारे घाव भरेंगे। इट इज़ द मेडिसिन ऑफ माइंड। इसीलिए बताया जा रहा है कि फिलॉसफी इज ए वे ऑफ लाइफ। इट इज बेस्ड ऑन इंक्वायरी अबाउट लाइफ एंड एग्जिस्टेंस। ये दुनिया क्यों बनी है, हम लाइफ में क्यों आए हैं, इसका भी इंक्वायरी कौन करेगा? इसका भी इंक्वायरी फिलॉसफी करेगा। फिलॉसफी है साइंस ऑफ नॉलेज। फिस्चे क्या बता रहे हैं? फिस्चे का ये डेफिनेशन है, ये साइंस ऑफ नॉलेज, ज्ञान का विज्ञान है। ज्ञान को हम समझते हैं, अंतिम सत्ता को हम समझते हैं, दुनिया को हम समझते हैं, मानव को हम समझते हैं, सोल को समझते हैं, सुप्रीम सोल को समझते हैं, वर्ल्ड को समझते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट हम फिलॉसफी में पढ़ते हैं। ये लॉजिकल अप्रोच है, लॉजिक के द्वारा ही हम आगे बढ़ते हैं। फिलॉसफी ट्राई टू सी द लाइफ एज ए होल। लाइफ को ये पार्ट करने की बात नहीं करेगा, लाइफ को होल। हम पार्ट टू होल नहीं, होल टू पार्ट जाते हैं। ओके, तो फिलॉसफी से हम बहुत कुछ सीखते हैं। ये तो लिविंग फोर्स है। ओके, तो फिलॉसफी के ये सारे हो गए नेचर। तो फिलॉसफी के नेचर को लेकर भी क्वेश्चंस आए हैं, बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पर दे देगा 3 या 4 ऑप्शन दे देगा, आपको पूछेगा कि कौन सा नेचर नहीं है। आप देख के भी पता कर लोगे कि ये ऑप्शन गलत है। ओके, तो नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करने से पहले हम ये देखेंगे कि आपने कितना समझा है और कितना जाना है। चलो इसका उत्तर देने की कोशिश करो। पर्सन हु डिजायर टू सर्च आफ्टर ट्रूथ और विजडम, जो ज्ञान के पीछे भागता है, जो सत्य के पीछे भागता है, जो सत्य का पिपासा है, जो ज्ञान का पिपासा है, जो कभी सैटिस्फाई होता ही नहीं, उसको क्या कहा जाता है? अभी हमने प्लाटो का कोट पढ़ा, तो क्या है वो कोट? वो कोट आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। जो भी पढ़ रहे हैं उनको कमेंट बॉक्स में लिखना ही लिखना है। तो वो साइकोलॉजिस्ट नहीं होगा, सोशियोलॉजिस्ट नहीं होगा, बायोग्राफर नहीं होगा, वो हो जाएगा फिलोसोफर। फिलोसोफर जो क्यूरियस होता है, जो टेस्ट फॉर नॉलेज के लिए आतुर रहता है और जो कभी सैटिस्फाई नहीं होता, ये 3 क्वालिटी कहते हैं प्लाटो। ओके, ये क्वेश्चंस एसएसबी का 2016 का क्वेश्चन है। देखो हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चंस इसमें आते ही आते हैं, अच्छे से इसको पढ़ना है। 2016 का और एक क्वेश्चंस आया था, डिस्क्रिप्टिव फेज ऑफ एजुकेशन क्या डिस्क्राइब करता है? डिस्क्रिप्टिव फेज फिलोसॉफी ही है। ओके, तो फिलोसॉफी ही डिस्क्राइब करता है। ओके, तो क्या डिस्क्राइब करता है? हमने अब तक क्या पढ़ा, वहां पर क्या पढ़ाया जाता है या फिर क्या डिस्क्राइब किया जाता है? चलो इसका उत्तर भी पहले लिखो। तो क्या ट्रूथ के बारे में लिखा जाता है? अल्टीमेट ट्रूथ, अल्टीमेट
अल्टीमेट रियलिटी या फिर नॉलेज की सर्च किया जाता है या फिर अल्टीमेट वैल्यू की सर्च किया जाता है। चारों उत्तर जैसे लग रहे हैं लेकिन वास्तव में उत्तर होगा रियलिटी। अल्टीमेट रियलिटी की खोज ही वास्तव में फिलॉसफी करता है। रियलिटी के इर्द गिर्द ही ट्रूथ भी आएगा, नॉलेज भी आएगा, वैल्यू भी आएगा। तो रियलिटी ही सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है फिलॉसफी का और इसको ही वो डिस्क्राइब करेगा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा रियलिटी। फिर देखो 2018 में भी क्वेश्चंस आए थे, व्हाट इज नॉट द नेचर। नॉट द नेचर बोल रहा है, कौन सा नेचर नहीं है। साइंस ऑफ नॉलेज ये तो है, सिस्टमेटिक होना चाहिए ये तो है। प्लान अटेम्प्ट टू सर्च फॉर ट्रूथ, ट्रूथ का सर्च करना ये भी है। ओके, वेरियस व्यू पॉइंट को कलेक्टिव एंजेम्बल करना ये भी है, लेकिन ये नहीं है। देखो ये नहीं है, ये कह रहा है ना एक्सपीरियंस के आधार पे और ना एनालिसिस के आधार पर ये खड़ा है। देखो नाइदर बोल रहा है तो ये एनालिसिस के आधार पर तो खड़ा है ही, एक्सपीरियंस डीप एक्सपीरियंस के ऊपर भी ये खड़ा है। तो ये तो नाइदर कहा है, नहीं है बोल रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा उत्तर। ओके, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एजुकेशनल फिलोसॉफी, तो हमने अभी पढ़ा नहीं है लेकिन फिर भी इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2018 में ये आया था, एजुकेशनल फिलोसॉफी का क्रिटिकल नेचर के साथ कौन रिलेटेड नहीं है ये बोल रहा है। क्रिटिकल नेचर के बारे में बता रहा है। ओके, तो यूनिटी ऑफ आउटलुक, कनेक्शंस के बारे में ये बताता है, सही बात है। लॉजिकल रीजनिंग के बारे में बताता है, सही बात है। कंसिस्टेंसी के बारे में भी बताता है, ये भी राइट है। लेकिन ये देखो ओवरव्यू ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड की ओवरव्यू नहीं बताएगा, ये फुल व्यू बताता है। फिलोसॉफी क्या करता है, वर्ल्ड के टोटालिटी को बताता है, उसके गहरे तल को वो उन्मोचन करता है, इसीलिए इसका ओवरव्यू नहीं फुल व्यू ये देगा। ओके, तो ये हो जाएगा राइट आंसर्स। और ये तो बहुत ही फेमस कोट है भाई, ये इसको अच्छे से याद कर लो। ओके, कौन है फिलोसोफर। फिलोसोफर का ये डेफिनेशन है, जो नॉलेज को टेस्ट करने के लिए आतुर है, जो बहुत ज्यादा क्यूरियस है और जो कभी सेटिस्फाई होता ही नहीं, वो है फिलोसोफर। ये किसने कहा है, ये कहा है प्लाटो ने। फिर देखो यहाँ पर नेचर के बारे में 2023 में भी फिर क्वेश्चन आया था, कौन सा नेचर नहीं है। साइंस ऑफ नॉलेज तो है ही, सर्च ऑफ ट्रूथ तो है ही, कलेक्टिव एंजेम्बल ये तो है ही, लेकिन ये देखो ये नहीं होगा। टोटलिटी ऑफ मेंस क्रिएटिव आइडिया, टोटलिटी ऑफ मेंस क्रिएटिव, क्या मैन की क्रिएटिव आइडिया, ह्यूमन की क्रिएटिव आइडिया की टोटलिटी को ये व्याख्या करता है, नहीं कर पाता है। ओके, तो ये तीनों तो राइट है। ये देखो इसका ही क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन आया था, इसीलिए तो मैं बार बार कहता हूँ PYQ लगाओ भाई, इसका ही उत्तर है। देखो ये तीनों है, इसको जस्ट चेंज कर दिया है एक अलग ऑप्शन से। ओके, तो अगर आपने PYQ अच्छे से पढ़ा हुआ होगा, अच्छे से अटेम्प्ट किया हुआ होगा, तो आपके दिमाग में ये सारे क्वेश्चंस उत्तर घूम रहे होंगे, तो आप उत्तर दे पाओगे, क्योंकि ये 2023 का ही क्वेश्चन है। देखो ये कोड भी हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो जितने भी बड़े बड़े फिलोसोफर्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, वो एजुकेशनलिस्ट भी होते हैं। ग्रेट फिलोसोफर्स आर ग्रेट एजुकेटर्स और ग्रेट एजुकेशनलिस्ट। ये रॉस का एक बहुत ही बड़ा कोट है, ये कोट भी आगे चल के हम पढ़ेंगे। ओके, तो ये था कुछ क्वेश्चंस। फिर चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो देखेंगे अब ब्रांचेस ऑफ फिलोसॉफी। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और इसी टॉपिक में 3 या 4 सवाल हर साल आते हैं। चाहे PGT की आप देख ले, चाहे SSB डिग्री लेक्चरर का देख ले, चाहे नेट का देख ले, कुछ भी आप देख ले, ब्रांचेस ऑफ फिलोसॉफी में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है तो आप सभी ब्रांचेस को अच्छे से क्या कर पाओगे, सभी ब्रांचेस के क्वेश्चंस को आप अच्छे से अटेंड कर पाओगे, राइट अटेंड कर पाओगे। ओके, तो ब्रांचेस ऑफ फिलोसॉफी जो है बेसिकली हम क्या करते हैं, इसका 3 मुख्य ब्रांचेस रहता है, मेटाफिजिक्स, एपिस्टोमोलॉजी और एक्सियोलॉजी। सिंपल वे में हम देखेंगे तो मेटाफिजिक्स में अल्टीमेट रियलिटी की बात होगी, उस अंतिम सत्ता को हम ढूंढने की कोशिश करेंगे, उसको जानने की कोशिश करेंगे मेटाफिजिक्स में। ओके, फिर एपिस्टोमोलॉजी में जो अंतिम सत्ता के बारे में बताया जा रहा है, वो जो नॉलेज दिया जा रहा है, इसको हम कैसे वेरीफाई करेंगे, क्या है वो नॉलेज जो वेरीफाई हो सकता है, क्या है वो मेथड जो वेरीफाई हो सकता है, किसको हम नॉलेज कहेंगे, क्या यूं जो भी कह रहे हैं उसको नॉलेज कहेंगे, या फिर आइंस्टाइन जो बता रहा है उसको नॉलेज कहेंगे, या फिर कोई बड़े व्यक्ति बता रहा है उसको नॉलेज कहेंगे। नॉलेज किसको कहेंगे, नॉलेज के बारे में हम पढ़ेंगे एपिस्टोमोलॉजी में। और लास्ट जो है एक्सियोलॉजी, यहाँ पर वैल्यू की बात होगी, यहाँ पर एथिक्स की बात होगी, यहाँ पर एस्थेटिक की बात होगी, यहाँ पर
ट्रूथ, ब्यूटी, गुडनेस की बात होगी। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे सारे ब्रांचेस को। ओके, तो पहला जो ब्रांच है मेटाफिजिक्स। तो ये मेटाफिजिक्स आ कहाँ से रहा है? अगर आप देखोगे ह्यूमन को कहा जा रहा है, ह्यूमन एक चिंतनशील प्राणी है, यहाँ पर कॉग्निटिव ज़्यादा हाई है। ओके, ह्यूमन में इतना ज़्यादा कॉग्निटिव टेंडेंसी है या फिर एबिलिटी है कि ये खोज करेगा, ये सभी चीज़ों की उत्पत्ति का कारण को ढूंढने की कोशिश करेगा। कैसे आया होगा, कैसे ये उत्पन्न हुआ होगा, हम कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, ऐसे जो क्वेश्चंस है ना, इसके दिमाग में ज़्यादा खुरपात करेगा। यानी कि ये सारे प्रश्नों की उत्तर को वो ढूंढने की कोशिश करेगा और यहाँ से ही स्टार्ट होगा इसका फिलॉसफी का ये यात्रा, ये जर्नी। ओके, तो उससे आरंभ होगा मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स में वो ज़्यादातर क्या करेगा, इस दुनिया की अंतिम सत्य को वो देखने की कोशिश करेगा, जानने की कोशिश करेगा। वो कितना है तो एक है या दो है, तीन है, चार है, कितना है, कैसा है, ये सारा कुछ यहाँ पर वो देखने की कोशिश करेगा। मेटाफिजिक्स में इस बार क्वेश्चंस आया था क्या, अल्टीमेट रियलिटी। अल्टीमेट रियलिटी का मतलब उस अंतिम सत्ता को ढूंढने की जो कोशिश करेगा वो है मेटाफिजिक्स। कोई कहेगा कि अंतिम सत्ता भगवान है तो आइडियलिज्म हो जाएगा, कोई कहेगा अंतिम सत्ता नेचर है, हम सब नेचर से आए हैं तो नेचुरलिज्म हो जाएगा, कोई कहेगा कि नहीं ह्यूमन इज द एसेंस ऑफ एवरीथिंग तो एग्जिस्टेंशियलिज्म हो जाएगा। जो भी दुनिया को देखेगा, जिस नजरिए से देखेगा, अंतिम सत्ता के बारे में डिफाइन करेगा, वो हो जाएगा क्या, वो हो जाएगा मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स क्या करेगा, मेटाफिजिक्स उस अंतिम सत्ता को ढूंढने की कोशिश करेगा, उस मूलभूत सत्ता को ढूंढने की कोशिश करेगा जो कि एग्जिस्टेंस है, जो कि मूल है, जो कि फाउंडेशन ऑफ द यूनिवर्स है। ओके, तो मेटाफिजिक्स में हम नेचर ऑफ रियलिटी को भी जानते हैं। जो रियलिटी है, जो रियलिटी को हम ये अल्टीमेट रियलिटी बोल रहे हैं, उसका क्या नेचर है, उसका क्या स्वरूप है, वो देखने में कैसा है, वो क्या अनुभव करता है, वो क्या करता है, वो सारी चीज हम मेटाफिजिक्स में ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसको कहा जाता है स्पेकुलेटिव एस्पेक्ट। ये भी क्वेश्चंस आया है। ये जो तीनों है आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेटाफिजिक्स हो गया, एपिस्टोमोलॉजी हो गया और एक्सियोलॉजी हो गया। ये कौन कौन से प्रोस्पेक्टिव्स है ये भी अच्छे से आपको जान लेना है। ये हो गया स्पेकुलेटिव, मेटाफिजिक्स हो गया स्पेकुलेटिव, और एपिस्टोमोलॉजी जो है ये है कॉग्निटिव एस्पेक्ट है, कॉग्निटिव, और एक्सियोलॉजी ये नॉर्मेटिव फंक्शंस है। ओके, तो स्पेकुलेटिव हो गया, कॉग्निटिव हो गया और नॉर्मेटिव। मेटाफिजिक्स में हम क्वेश्चंस किस तरह के डिस्कस करते हैं, व्हाट इज रियलिटी, रियलिटी क्या है, व्हाट इज लाइफ, लाइफ क्या है, सोल क्या है, गॉड क्या है, इस यूनिवर्स को किसने रचा है, यूनिवर्स पहले आया या भगवान पहले आया, भाई ये सारा कुछ हम कहाँ डिस्कस करते हैं, हम मेटाफिजिक्स में डिस्कस करते हैं। मेटाफिजिक्स तो बहुत ही वास्ट ब्रांच है, उसको अगर आप पर्टिकुलर एंगल में देखेंगे तो ये नैरो डाउन हो जाएगा, सब ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा। तो मेटाफिजिक्स के बहुत सारे सब ब्रांचेस है, उस सब ब्रांचेस को लेकर भी क्वेश्चंस आते हैं, उसको भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो मेटाफिजिक्स का जो पहला सब ब्रांचेस है फिलॉसफी ऑफ सेल्फ। फिलॉसफी ऑफ सेल्फ का मतलब क्या है, ये सेल्फ को डिफाइन करता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ सेल्फ, हु एम आई, हम कौन है, हम कहाँ से आए हैं, सोल क्या है, सोल का नेचर क्या है, ये सारा कुछ फिलॉसफी ऑफ सेल्फ में हम पढ़ते हैं। ये जब क्वेश्चंस आएगा तो ऐसे क्वेश्चंस आएगा, इंटरप्रिटेशन ऑफ सेल्फ इज डिटरमाइंड बाय व्हिच सब ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी, ऐसे करके क्वेश्चंस आता है। ओके, फिलोसफी ऑफ सेल्फ। फिर हो गया थियोलॉजी। थियोलॉजी का मतलब है थ्योरी ऑफ गॉड। हम गॉड की जब स्टडी करते हैं, वेदर द गॉड इज एग्जिस्ट और नॉट, गॉड है या नहीं है, गॉड है तो कितने हैं, एक है, दो है, बहुत सारे। अब रिलीजन जब पढ़ोगे तो रिलीजन में भी क्या होता है, मोनोथीज्म, पॉलीथीज्म, ऐसे करके बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। एक गॉड, मोनोथीज्म, बहुत सारे भगवान है, पॉलीथीज्म, ऐसे करके बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। दुनिया में बहुत सारे गॉड को लेकर बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे नॉलेज है। ये सारा कुछ हम थियोलॉजी में पढ़ते हैं। तो थ्योरी ऑफ गॉड, द स्टडी ऑफ गॉड एंड हिज नेचर इज स्टडीड इन थियोलॉजी। तो थियोलॉजी का मतलब ही है भगवान की स्टडी करना। फिर है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी मानव विज्ञान है, मानव के बारे में स्टडी करेगा, ह्यूमन के बारे में स्टडी करेगा। ह्यूमन कब से है, कब से आए हैं, एवोल्यूशन कैसे हुआ है, कहाँ से आए हैं, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, ओरिजिन क्या है, ये सारा कुछ यहाँ पर स्टडी होगा। ह्यूमन एग्जिस्टेंस को ये गहराई से जानने की कोशिश करेंगे। ह्यूमन कैसे ग्रुप फॉर्मेशंस करता है, कैसे सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ, ये सारा कुछ यहाँ पर डिस्कस होगा। ओके, तो एंथ्रोपोलॉजी में ह्यूमन के बारे में स्टडी किया जा रहा है, ह्यूमन सिविलाइजेशंस के बारे में स्टडी किया जा रहा है, ह्यूमन रिलेशनशिप्स का स्टडी किया जा रहा है, कल्चर की स्टडी किया जा रहा है, समूह की स्टडी किया जा रहा है। ओके, सोसाइटी की स्टडी किया जा रहा है। तो यहाँ पर ह्यूमन ही सेंटर पॉइंट है,
ह्यूमन की स्टडी किया जा रहा है, ह्यूमन रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट की यहाँ पर स्टडी किया जाएगा। फिर हो गया कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी का एक क्वेश्चन आया हुआ है, इसको अच्छे से जान लो। कॉस्मोलॉजी क्या है? कॉस्मोलॉजी है स्टडी ऑफ द यूनिवर्स। ये ब्रह्मांड का उत्पत्ति कैसे हुआ है, ये ब्रह्मांड किससे बना है, इसका नेचर क्या है। स्टडी ऑफ द कॉस्मोस इज नोन एज कॉस्मोलॉजी। ओके, ये क्वेश्चन आया है। इसका स्टार्टिंग कैसे हुआ, ये सब एक्सप्लेन करेगा कॉस्मोलॉजी। लेकिन इसका एक सब ब्रांच भी है जिसको हम कहते हैं कॉस्मोगोनी। ओके, कॉस्मोगोनी कॉस्मोलॉजी के एक सब ब्रांच है। कॉस्मोगोनी क्या करता है, ये जब कॉस्मोस बना नहीं था उससे पहले यूनिवर्स था या नहीं, इसको ये डिफाइन करने की कोशिश करेगा। ब्रह्मांड के पहले क्या था, ओके, ये ब्रह्मांड रचने से पहले क्या था, उसको जब खोज करना है तो आपको कॉस्मोगोनी पढ़ना पड़ेगा। तो कॉस्मोगोनी में क्या होता है, कॉस्मोगोनी में कॉस्मोस के पहले का यूनिवर्स क्या था, यूनिवर्स के पहले का यूनिवर्स क्या था, उसको जानने की कोशिश किया जाएगा। तो ओरिजिन ऑफ दिस यूनिवर्स कॉस्मोगोनी में हम जानते हैं। फिर हो गया ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजी, ऑन्टोलॉजी ये शब्द क्या होता है, मेटाफिजिक्स के इर्द गिर्द घूमता है या फिर मेटाफिजिक्स के साथ इंटरचेंज करके भी यूज किया जाता है। ऑन्टोलॉजी, ऑन्टोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन फिलोसॉफी, ऑन्टोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ महात्मा गांधी। ऐसे कहने से आपको पता होना चाहिए कि ये ऑन्टोलॉजी की बात कर रहा है तो ये मेटाफिजिक्स की बात कर रहा है। ओके, ये तो एक पार्ट है मेटाफिजिक्स का, लेकिन ये क्या करेगा, जो थिंग्स एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है वो थिंग्स के बारे में बताएगा। मेटाफिजिक्स और ऑन्टोलॉजी में क्या डिफरेंस है। बहुत सारे बंदे ऐसे कह देते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर को मैंने देखा है वो कहते हैं मेटाफिजिक्स और ऑन्टोलॉजी सेम है। सेम है तो क्यों ब्रांच में आ रहा है, ये दोनों डिफरेंट है। ओके, मेटाफिजिक्स में क्या होता है, मेटाफिजिक्स में दो एस्पेक्ट आते हैं। जो चीज एग्जिस्ट कर रहे हैं वो चीज भी आ रहे हैं, जो चीज एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, डजंट एग्जिस्ट, वो चीज भी आ रहे हैं। ओके, जो चीज एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो चीज एग्जिस्ट नहीं कर रहे, वो दोनों चीज मेटाफिजिक्स में स्टडी होते हैं। लेकिन ऑन्टोलॉजी में जो दुनिया को हम देख रहे हैं, जो वास्तव में एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसी के बारे में ये बात करेगा। ये बहुत ही नैरो सेंस में बताया जा रहा है ऑन्टोलॉजी, लेकिन मेटाफिजिक्स बियॉन्ड है। जो चीज यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, क्या वो नहीं है। थ्योरी ऑफ आइडिया जब पढ़ोगे आपका माइंड ब्रॉडर होगा कि जो चीज दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ तो एक एसेंस है, कुछ तो एक इंग्रेडिएंट है, कुछ तो एक कॉन्सेप्ट है जो कि सारी चीजों को बांधे हुए है। उस इंग्रेडिएंट को आप इस दुनिया में नहीं पाओगे, उस इंग्रेडिएंट को आप सेंसेस में नहीं देख सकते, उसको आपको रीजन्स के द्वारा जानना पड़ेगा। उसको ही आइडिया का नाम दिया गया है। तो आइडिया डजंट एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड। ओके, इस दुनिया में आइडिया एग्जिस्ट नहीं करता। तो ऑन्टोलॉजी में कौन सी बात होगा, जो इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा है वही चीजों के बारे में बात किया जाएगा। इट रेफर्स टू थिंग्स दैट एक्चुअली एग्जिस्ट। ओके, इट डील्स विद द इंक्वायरी इनटू व्हाट एग्जिस्ट, जो एग्जिस्ट करता है उसी के बारे में ही ऑन्टोलॉजी बताएगा। तो ये नैरो डाउन हो गया। फिर हो गया एस्चाटोलॉजी। एस्चाटोलॉजी में क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, ये डेथ के बारे में बताता है। स्टडी ऑफ डेथ, मृत्यु के बाद क्या जीवन है। जैसे रेमंड मूडी एक बहुत ही फेमस एक राइटर है, लाइफ आफ्टर लाइफ, लाइफ आफ्टर लाइफ नाम का एक बहुत ही फेमस बुक है। लाइफ आफ्टर डेथ भी एक फेमस बुक है। ओके, लाइफ आफ्टर डेथ, लाइफ आफ्टर लाइफ, सार जूनियर रेमंड मूडी। ओके, रेमंड मूडी का एक बहुत ही फेमस बुक है। वो बुक क्या बता रहा है, वो बता रहा है डेथ के बारे में, डेथ के बाद क्या लाइफ होता है, क्या पुनर्जन्म होता है, ये सारे आप एस्चाटोलॉजी में ही जानोगे। तो ये सारे हो गए ब्रांचेस ऑफ मेटाफिजिक्स। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, इसीलिए जो बच्चे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे होंगे, पढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे, वो ही इस वीडियो को देख पाएंगे। नहीं तो 15 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद आपका पेशेंस नहीं होगा और आप वीडियो को स्किप करके छोड़ के चले जाएंगे। और मैं पक्का बता रहा हूँ, यू आर नॉट एलिजिबल टू बी ए लेक्चरर इन एसएसबी। लेक्चरर बनने की आपके पास क्षमता नहीं है, क्योंकि आप 2 घंटे पढ़ाई पढ़ नहीं पा रहे हो। आपको क्लास करने को जब बोला जाएगा कंटिन्यूअस, आपका अगर 4 क्लासेस होगा, 5 क्लासेस होगा, तो आप कैसे क्लास कर पाओगे। आप तो 2 घंटा पढ़ नहीं पा रहे हो ऑनलाइन। ओके, तो जो बच्चे प्रिपरेशन में लगे हैं वो 3 घंटे भी देख पाएंगे, 4 घंटे भी देख पाए। व्हाटएवर मे बी द ड्यूरेशन ऑफ द वीडियो, दे आर रेडी टू वॉच द वीडियो। फिर नेक्स्ट चैप्टर हो गया एपिस्टोमोलॉजी। एपिस्टोमोलॉजी ये है ज्ञान मीमांसा। एपिस्टोमोलॉजी अगर आप इसको डिसेक्ट करोगे, इटाइमोलॉजिकल मीनिंग में जाओगे, तो ये ग्रीक वर्ड से आया है। ओके, एपिस्टीम और लोगस,
ओके। एपिस्टीम का मतलब है नॉलेज और लोगस का मतलब है साइंटिफिक स्टडी। तो जो ज्ञान की साइंटिफिक स्टडी करता है, जो ज्ञान क्या है, ज्ञान का सोर्स क्या है, वैलिड ज्ञान क्या है, सोर्सेस ऑफ नॉलेज, नेचर ऑफ नॉलेज, लिमिटेशंस ऑफ नॉलेज, यानी कि जो नॉलेज के ऊपर डील करता है उसे हम एपिस्टोमोलॉजी कहते हैं। तो एपिस्टोमोलॉजी में ज़्यादातर ज्ञान की ही चर्चा होगी, ज्ञान के विषय में चर्चा होगी, नॉलेज के विषय में चर्चा होगी, यानी कि जो नॉलेज के साथ डील करता है, दैट ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी दैट डील्स विद नॉलेज इज कॉल्ड एज एपिस्टोमोलॉजी। पहले तो हमने मेटाफिजिक्स में पढ़ा कि अल्टीमेट रियलिटी क्या है। तो अल्टीमेट रियलिटी जो भी है, जो भी बंदा कह रहा है कि ये अल्टीमेट रियलिटी है, जो ज्ञान आ रहा है वो सही में ज्ञान है या नहीं है, या फिर वो राइट है या नहीं है, उसका सोर्स क्या है, उसका वैलिडिटी क्या है, वो वैलिड है या नहीं है, किस आधार पे उसको चेक किया जाएगा, वो बताएगा एपिस्टोमोलॉजी। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो गया कॉग्निटिव एस्पेक्ट ऑफ फिलोसॉफी है एपिस्टोमोलॉजी। यहाँ पर हम क्या करते हैं, कॉग्निटिव एस्पेक्ट को डील करते हैं। कॉग्निटिव एस्पेक्ट का मतलब क्या है, यहाँ पर थिंकिंग होगा, परसेप्शंस होगा, जो नॉलेज हम प्राप्त कर रहे हैं, जो नॉलेज को हम वेरीफाई कर रहे हैं, वैलिडेट कर रहे हैं, वो कौन से आधार से हो रहा है, ना हमारे थिंकिंग के आधार से हो रहा है, हमारे परसेप्शंस के आधार से हो रहा है, तर्क के आधार से हो रहा है, आर्गुमेंट के आधार से हो रहा है, यानी कि सारे के सारे कॉग्निटिव एबिलिटी के द्वारा ही हो रहे हैं। इसीलिए एपिस्टोमोलॉजी को कहा जाता है कॉग्निटिव एस्पेक्ट ऑफ फिलोसॉफी। ओके, ये भी क्वेश्चंस आया हुआ है, इसको भी अच्छे से याद कर लो। फिर नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉब्लम ऑफ नॉलेज। नॉलेज के भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, लिमिटेशंस होते हैं। किसको राइट नॉलेज कहा जाएगा, किसको रॉन्ग नॉलेज कहा जाएगा, किसको फॉल्स नॉलेज कहा जाएगा, किसको ट्रू नॉलेज कहा जाएगा। प्रॉब्लम ऑफ नॉलेज के जरिए ही हम जानते हैं। नॉलेज की भी बहुत सारे लिमिटेशंस होते हैं, बहुत सारे शॉर्ट कमिंग्स होते हैं, तो उसको भी हम प्रॉब्लम ऑफ नॉलेज में जानेंगे। फिर है सोर्सेस ऑफ नॉलेज। सोर्सेस ऑफ नॉलेज अगर आप देखोगे, वेस्टर्न जो जितना भी फिलोसॉफी है, वेस्टर्न फिलोसॉफी एंटायरली एपिस्टोमोलॉजिकल एस्पेक्ट है। वो ज्यादातर ज्ञान की बातें करेंगे, ज्यादा वो स्पिरिचुअल नहीं है, लेकिन ज्यादातर वहां पर ज्ञान की बातें कहे जाएंगे, यानी कि सोल क्या है, सोल और बॉडी में क्या रिलेशंस है, ऐसे करके ज्यादातर वो नॉलेज देंगे। तो सोर्सेस ऑफ नॉलेज का मतलब हो गया ज्ञान का स्रोत क्या है, कौन से वो सोर्सेस है जहां से हम नॉलेज को प्राप्त करते हैं। व्हाट आर द सोर्सेस थ्रू व्हिच वी कैन गेन द नॉलेज, द ट्रू नॉलेज, द एसेंशियल नॉलेज फॉर अस। तो वो सोर्सेस अगर आप वेस्टर्न फिलोसॉफी को पढ़ोगे तो उन्होंने 6 सोर्सेस बताए हैं। 6 के 6 सोर्सेस को हम जानेंगे। ओके, तो पहला जो सोर्सेस वो बताते हैं सेंस एक्सपीरियंस। सेंस एक्सपीरियंस यानी कि हम 5 इंद्रियों के द्वारा, एम्पायरिकल एविडेंसेस के द्वारा हम अनुभव करते हैं, ज्ञान को प्राप्त करते हैं। कोई बंदा कह रहा है कि रोज रेड है। रोज रेड है कहने का मतलब क्या है, हम रोज को देख रहे हैं थ्रू आवर आईज और उसका कलर को हम बोल रहे हैं कि ये ऐसा कलर का है, यानी कि सेंस के द्वारा ही हम नॉलेज को प्राप्त कर रहे हैं। 5 इंद्रियों के द्वारा भी हम नॉलेज प्राप्त करते हैं। तो ये हो गया पहला सोर्स। दूसरा सोर्स है रीजंस। रीजंस कभी कभी हम तर्क के द्वारा भी ज्ञान को प्राप्त करते हैं। जैसे कि हमको पता है कि सारे कौवे काले हैं, सारे कौवे काले हैं, वो भी जो पेड़ में बैठा है वो भी कौवा है। तो कौवा है बोल देने से मैं क्या रीजंस निकाल पाऊंगा कि वो भी काला होगा ही। ओके, क्योंकि सारे कौवे काले हैं। जो सिलोलिज्म हम पढ़ते हैं ना, अरिस्टोटल का जो सिलोलिज्म है, सिलोलिज्म प्योर रीजनिंग है, प्योर रीजनिंग है। ये भी एक सोर्सेस है, हम रीजंस के द्वारा भी नॉलेज को प्राप्त कर पाते हैं। ओके, तो ये हो गया दूसरा। फिर तीसरा हो गया ऑथोरिटी। ऑथोरिटी, ऑथोरिटी क्या है, जो बड़े बड़े विद्वान है या फिर कोई फील्ड के धुरंधर है, एक्सपर्ट है, उन्होंने बहुत साल रिसर्च किया है उसी फील्ड में, तो वो जब कहेंगे तो उनके वर्ड को हम एज इट इज लेंगे, उनके वर्ड को हम नॉलेज के आधार पर देखेंगे। आइंस्टाइन जब बताएगा कि नहीं, लाइट का नेचर है ड्वेलिस्टिक नेचर, पार्टिकल नेचर है, ये नेचर है, वो नेचर है, जब वो बताएगा, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा रिगरस स्टडी किया है, रिगरस रिसर्च किया है, तो वो जो बताएंगे वो राइट होगा ही, ऐसे हम मान के चलेंगे और उसको ही
ट्रू नॉलेज कहेंगे। जितना भी साइंटिफिक नॉलेज आप देख लो ऑथोरिटी के आधार पे आएगा। जो हम सांख्य पढ़ेंगे, वेदांत पढ़ेंगे, वो सारे भी ऑथोरिटी वाले नॉलेज होंगे, क्योंकि जो लिख रहा है, जो कपिल लिख रहे हैं, जो बदरायण लिख रहे हैं, बहुत सालों के तपस्या के बाद, बहुत गहरे मनन चिंतन करने के बाद ही वो लिख रहे हैं, तो वो एक ऑथोरिटेटिव नॉलेज है। फिर चौथा है इंट्यूटिव नॉलेज। इंट्यूटिव कुछ नॉलेज ऐसे होते हैं इंट्यूशंस के द्वारा हम प्राप्त करते हैं, यानी कि किसी फील्ड में जब आप बहुत ही ज्यादा धुरंधर हो जाओगे, अचानक आपके अंदर इंट्यूशंस आएगा, आपको लगेगा कि ये होना चाहिए, ये उत्तर है, ये ज्ञान है, तो उसको भी हम नॉलेज के आधार पे लेते हैं। इंट्यूशंस कभी कभी वेरीफाई हो नहीं पाता, क्योंकि इंट्यूशंस कोई लॉजिक पकड़ के नहीं आता है, वो अचानक ही इंट्यूशंस आ गया। जैसे हम क्रिएटिविटी जब पढ़ेंगे, आर्किमिडीज का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, आर्किमिडीज को अचानक इंट्यूशंस आया कि यही सॉल्यूशंस है, यूरेका यूरेका बोल के वो दौड़ने लगा। इंट्यूशंस के जरिए भी हम नॉलेज को प्राप्त करते हैं। अचानक सॉल्यूशंस हमारे दिमाग में आ जाता है, अचानक उत्तर हमको मिल जाता है। यही है वास्तव में नॉलेज, यही है इंट्यूटिव नॉलेज। लेकिन इंट्यूशंस को वेरीफाई करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। फिर हो गया रेवेलेशंस। रेवेलेशंस भी एक प्रकार की सोर्सेस ऑफ नॉलेज है। रिवील होता है, कोई डिवाइन पावर आपके अंदर कुछ नॉलेज को रिवील करता है। जितने भी आप देखोगे जो डिवाइन नॉलेज है रेवेलेशंस के द्वारा आते हैं। डिवाइन नॉलेज, देवीय नॉलेज रेवेलेशंस के द्वारा आते हैं। कोई ऐसे भी होते हैं अचानक सपना देख लेते हैं कि ये होने वाला है, ये घटित होने वाला है। ये क्या है? ये वन टाइप ऑफ रेवेलेशंस है। ओके, तो रेवेलेशंस के द्वारा भी हम नॉलेज को प्राप्त करते हैं। ओके, और फिर लास्ट जो है वो है फेथ के द्वारा, भावनाओं के द्वारा भी हम क्या करते हैं? विश्वास के द्वारा भी हम नॉलेज को प्राप्त करते हैं। एक व्यक्ति को हमने इतना जान लिया है कि हम अभी बोल पाएंगे कि वो जो कहेगा वो राइट कहेगा, क्योंकि वो फेथ है, वो भावनाएं है। तो भावनाओं के द्वारा भी हम नॉलेज को प्राप्त करते हैं। तो ये 6 प्रकार की नॉलेज की बातें कही गई है। अगर आप भारतीय प्रोस्पेक्टिव में देखोगे, इंडियन प्रोस्पेक्टिव में देखोगे, तो इंडिया में सोर्सेस ऑफ नॉलेज को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास न्याय सूत्र है। जो न्याय सूत्र में 6 प्रकार की नॉलेज की बात किया गया है, उसको भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं। ओके, तो क्या है सोर्सेस ऑफ नॉलेज? अगर आप न्याय शास्त्र को पढ़ेंगे, हमारा जो इंडियन जो हम 6 स्कूल ऑफ फिलोसॉफी कहते हैं, उसमें एक फिलोसॉफी आता है न्याय में 6 प्रमाणस की बात कहते हैं। 6 प्रमाणस। ओके, ये जो 6 प्रमाणस है, 6 प्रमाण की बात किया गया है। यहाँ पर आप कैसे नॉलेज को प्राप्त करते हो, नॉलेज कैसे जनरेट होता है, 6 टाइप्स वो बताया गया है। जैसे कि पहले होता है परसेप्शंस होता है। परसेप्शंस का मतलब है प्रत्यक्ष। अगर आप किसी चीज को देख रहे हैं, किसी चीज को सुन रहे हैं, 5 सेंसेस के द्वारा हम किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, या फिर टेस्ट कर रहे हैं, या फिर कुछ भी कर रहे हैं, तो वो एक प्रमाण है। हमको पता चल गया है कि शुगर का टेस्ट मीठा है, क्योंकि हमने टेस्ट किया है। हमने सुन लिया ये बांसुरी का साउंड है, या फिर सुन लिया ये शेर का साउंड है, हमको पता है ऐसा साउंड आने से ये इसका साउंड है। तो ये क्या है? ये प्रमाण है। हम देख पा रहे हैं ये लाल रंग का है, ये ब्लू रंग का है, स्काई ब्लू है, या फिर ये इसका रंग ये है, ग्रास का रंग ग्रीन है। ये प्रमाण है। हम 5 सेंसेस के द्वारा भी क्या कर सकते हैं? प्रमाण दे सकते हैं, नॉलेज को जांच सकते हैं। लेकिन 5 सेंसेस का भी लिमिटेशन रहता है। तो सेकंड जो नॉलेज है वो है इन्फेरेंस, जिसको हम कहते हैं अनुमान कहते हैं। अनुमान क्या है? कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम परसेप्शन से ढूंढ नहीं पाते, कुछ चीज़ें हमारे सामने नहीं होती है, लेकिन हम इन्फ्रेंस के द्वारा हम उसको अनुमान कर सकते हैं कि ये हो सकता है। क्योंकि हम देखो धुआं देख रहे हैं, दूर में कुछ धुआं आ रहा है, तो हम इन्फ्रेंस लगा सकते हैं कि हाँ कुछ आग तो लगी हुई होगी, इसीलिए धुआं आ रहा है। ये है परसेप्शन, अनुमान है। अगर आप 4 घंटे पढ़ रहे हो तो आप अनुमान कर सकते हो और इन्फ्रेंस लगा सकते हो कि आपका एसएसबी एग्ज़ाम हो सकता है, होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। या कि वो बंदे जो कि 5 मिनट वीडियो देख के स्किप करके चले जाते हैं, उसका एग्ज़ाम होने की चांसेस बहुत ही कम है, उसको सक्सेस पाने की रेट बहुत ही कम है, क्योंकि वो पढ़ाई में लगे नहीं है। तो इन्फ्रेंस क्या है? इन्फ्रेंस अनुमान हो गया। ओके, फिर तीसरा है वर्ड टेस्टिमोनी। वर्ड टेस्टिमोनी का मतलब क्या है? शब्द प्रमाण।
शब्द प्रमाण का मतलब है अगर कोई ऑथेंटिक व्यक्ति वर्ड के जरिए अपनी नॉलेज को दे रहा है तो उसको भी हम एज ए सोर्स ऑफ नॉलेज कहेंगे, एज ए प्रमाण ऑफ नॉलेज कहेंगे। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, आइंस्टाइन जब बताएगा तो उसको एक सोर्स ऑफ नॉलेज कहेंगे। कोई लर्न पर्सन, कोई फेमस पर्सन, कोई उस फील्ड का जो धुरंधर है, उस फील्ड का जो बहुत ही आइकॉनिक पर्सन है, वो जब बताएगा, वो जब स्टेटमेंट देगा तो उसी स्टेटमेंट को हम एज ए प्रमाण लेंगे, एज ए सोर्स ऑफ नॉलेज लेंगे। जो चौथा है, हम नेट में भी पढ़ते थे, नेट का जो पेपर 1 था उसमें भी ये सब कुछ हम पढ़ते थे। ओके, तो जो चौथा है कंपैरिजन। कंपेयर करके भी हम क्या कर पाते हैं, कंपेयर करके भी हम नॉलेज को वेरीफाई कर सकते हैं। हम कुछ अलग देश में जाते हैं, हमारे देश में गाय देखी हुई है, उस देश में जब जाएंगे तो हम उस गाय को देख के बता सकते हैं कि ये गाय है, ये बछड़ा है, ये बुल है। क्यों हम बता पा रहे हैं? क्योंकि हम जो देखे हुए हैं उसको कंपेयर कर रहे हैं। बाय कंपेयरिंग यू कैन नो द थिंग्स। जब कंपैरिजन में ऐसे भी कहा जाता है, आप जब न्याय शास्त्रों को पढ़ोगे वहां पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिया गया है। जैसे कि आप व्हाइट को तब तक जान नहीं सकते जब तक ब्लैक के साथ कंपेयर नहीं करोगे। ब्लैक जब आ जाएगा, ब्लैक और व्हाइट दोनों साथ में होंगे तो आप व्हाइट को देखने में समकक्ष हो जाओगे। कैन आइडेंटिफाई वेदर इट इज ए ब्लैक और इट इज ए व्हाइट, क्योंकि ब्लैक और व्हाइट दोनों सामने सामने है, तभी आपको पता चलेगा। तो मेरे कहने का मतलब है व्हेन यू कंपेयर, जब कंपेयर करते हो तो आपको पता चलता है कि रियलिटी क्या है, रियल नॉलेज क्या है। फिर पांचवा हो गया ओके, ऑर्थोपैथी। ऑर्थोपैथी का मतलब होता है पोस्ट्यूलेट्स। पोस्ट्यूलेट्स का मतलब है कुछ चीजें हमारे सामने होती नहीं है, हमारे सामने हमारे बुद्धि के बियॉन्ड भी होती है, लेकिन उसको नहीं है हम बोल नहीं सकते। बुद्धि के बियॉन्ड होने के बाद भी हम लॉजिकली उसको क्या करते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हम अगर सोचेंगे कोई बंदा सुबह 10 बजे से जा रहा है, 5 बजे आ रहा है ड्यूटी करके। जो गेस्ट फैकल्टीज बंदे हैं वो क्या कर रहे हैं, 9 से जा रहे हैं, 5 बजे आ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, हाई स्कूल में कोई है हाई स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कोई अदर जॉब में है पढ़ा रहे हैं, उसका एसएसबी क्रैक हो गया, उसका एसएसबी हो गया तो हम क्या सोचेंगे, वो तो दिन भर पढ़ाई नहीं कर रहा था, लेकिन भाई उसने रात भर जाग कर पढ़ाई किया है, तभी तो उसने एसएसबी एग्जाम क्रैक किया है। वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम, हायर एजुकेशन का अगर आप कोई टफेस्ट एग्जाम लेंगे तो एसएसबी इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम। तो ये क्या है, ये अर्थपति है। अर्थपति कोई दिन भर नहीं खा रहा है, लेकिन उसको आप देखेंगे तो बहुत ही मोटा हो रहा है, उसका वेट बढ़ता जा रहा है, मतलब वो दिन में नहीं खा रहा है लेकिन रात में वो ज़्यादा खा रहा है, पता चल रहा है यहाँ पर। तो ये क्या हो रहा है, अर्थोपैथी में हम कुछ पोस्ट्यूलेट्स ले रहे हैं, कुछ प्री एजम्पशन ले रहे हैं, तो ये नहीं हुआ होगा तो वो हो रहा होगा, इसीलिए ऐसा हो रहा है। जो रिजल्ट्स हमारे पास आ रहा है हम एक भिन्न दृष्टि से देखने की कोशिश कर रहे हैं, ये हो गया अर्थपति। ओके, जो 6th नंबर है अनुपलब्धि, उसको कहते हैं नॉन एप्रीहेंशन। ओके, नॉन एप्रीहेंशन मतलब कुछ चीज़ें नहीं है मतलब वो भी सच्चाई है। कुछ चीज़ें नहीं है का मतलब है, अगर क्लासरूम में आप देखोगे, क्लासरूम में एक लेक्चर पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट है, तो उसी क्लासरूम में प्रिंसिपल नहीं है, ये सच्चाई है, ये नॉलेज है। तो अनुपलब्धि का मतलब क्या है, जो चीज़ नहीं है उसको हम एज ए नॉलेज के आधार पर ले रहे हैं। ओके, अनुपलब्धि का मतलब है नॉन एप्रीहेंशन, मतलब जो चीज़ नहीं है, जो चीज़ अभी नहीं है, यहाँ पर नहीं है, उसको हम बता रहे हैं, ये भी नॉलेज है। ओके, हमारे पास अभी एसएसबी का जॉब नहीं है, ये भी राइट नॉलेज है, लेकिन भाई हम मेहनत से हम खुद को 4 घंटा 5 घंटा झोंक देंगे, 6 घंटा झोंक देंगे, लेकिन एसएसबी जॉब लेके ही आएंगे, ये भी सच्चाई है। दिस इज ऑल्सो नॉलेज। तो ये हो गया अनुपलब्धि। तो ये हो गया सोर्सेस ऑफ नॉलेज। फिर है नेचर ऑफ नॉलेज। नॉलेज का क्या नेचर है, क्या स्वभाव है, क्या प्रकृति है, क्या गुण है, वास्तव में कौन से वो नेचर है जिसके द्वारा हम नॉलेज को यूटिलाइज करते हैं। तो नॉलेज के द्वारा हम क्या कर पाते हैं, तो जो पहला नेचर है नॉलेज का वो है क्लासीफाइंग नेचर। ओके, क्लासिफिकेशंस कर पाते हैं, यानी कि हम वर्गीकरण कर पाते हैं नॉलेज के जरिए। हम क्लासीफाई करते हैं व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ बैड, कौन से क्लास हमारे लिए ज़रूरत है, कौन से क्लास हमारे लिए ज़रूरत नहीं है, कौन सा नोट काम आएगा, कौन सा नोट काम नहीं आएगा, कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, ये सारा कुछ क्लासिफिकेशंस में आएगा। तो जो दूसरा नेचर है नॉलेज का वो है जनरलाइजेशंस। जनरलाइजेशंस माना नॉलेज के द्वारा हम जनरलाइज कर पाते हैं। ये 5 घंटा
पढ़ता था और इसका एसएसबी हो गया, वो 6 घंटा पढ़ता था उसका एसएसबी हो गया, ये भी 5 घंटा पढ़ता है इसका भी एसएसबी हो गया, वो भी 5 घंटा पढ़ रहा है उसका भी एसएसबी हो जाएगा। जो 5-6 घंटे पढ़ेंगे, जो ज़्यादा पढ़ेंगे, उनका होने की चांसेस सबसे ज़्यादा है। ये क्या है? ये जनरलाइजेशंस है। तो जनरलाइजेशंस भी हम नॉलेज के द्वारा ही कर पाते हैं। तो जनरलाइजेशंस भी नॉलेज का एक नेचर है, एक स्वभाव है। फिर हम नॉलेज के द्वारा लॉज या फिर थ्योरी क्रिएट करते हैं, थ्योरीज। ओके, नॉलेज के द्वारा ही हम थ्योरी या फिर लॉज वगैरह, रूल्स हो गए या फिर कोई फॉर्मूला हो गया, ये सारा कुछ निकालते हैं। ये भी एक बड़ा नेचर है नॉलेज का। फिर नॉलेज के द्वारा हम बेटर एक्सप्लेन कर पाते हैं, एक्सप्लानेशंस। ओके, एक्सप्लानेशंस भी एक बड़ा नेचर है नॉलेज का। वी कैन एक्सप्लेन वेरियस कॉन्सेप्ट थ्रू आवर नॉलेज। जो नॉलेज हमारे पास है उसी नॉलेज के आधार पे हम अलग अलग कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं, इलाबोरेट करते हैं, बेटर वे में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये भी एक उसका नेचर है। तो ये सारे हो गए नॉलेज के ट्रू नेचर। फिर है लिमिटेशंस ऑफ नॉलेज। नॉलेज के बहुत सारे लिमिटेशंस होते हैं, जैसे कि हमने 6 प्रकार की नॉलेज पढ़े। पहला नॉलेज था इंद्रियों के द्वारा नॉलेज प्राप्त करना, यानी कि एक्सपीरियंशियल नॉलेज और नॉलेज थ्रू सेंसेस। जो भी सेंसेस के द्वारा हम नॉलेज ले रहे हैं, हमारी सेंसेस का बहुत सारा लिमिटेशंस है। जो आंखों से हम देख रहे हैं, क्या हमारे आंखों का लिमिटेशंस नहीं है। हमारी आंखें एक पर्टिकुलर रेंज तक देख पाती है। बहुत ही ज्यादा छोटे चीज हम नहीं देख पाते हैं और बहुत ज्यादा बड़ा चीज हम देख नहीं पाते। एक पर्टिकुलर रेंज है, इसीलिए तो हम माइक्रोस्कोप यूज करते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स को देखने के लिए, बा छोटे छोटे माइक्रोब्स को देखने के लिए, या जीवाणु हो गए, भूताणु हो गए, जो भी है उनको देखने के लिए हम क्या करते हैं, हम अलग सी यंत्र की, हम अलग से इंस्ट्रूमेंट की यूज करते हैं। तो हमारा लिमिटेशन है, हमारे कानों का लिमिटेशन है, हम सब कुछ सुन नहीं सकते। कुछ एक पर्टिकुलर रेंज जो है उसी रेंज में ही हम सुन पाते हैं। क्या हम सभी टेस्ट को अनुभव कर पाते हैं? नहीं कर पाते। कहने का तात्पर्य है हमारे इंद्रियों का लिमिटेशंस है। तो जो 6 प्रकार की हमने पढ़ा, 6 प्रकार की नॉलेज की बातें की, सभी नॉलेज का कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होते हैं। तो ये सारे लिमिटेशंस कहाँ पर स्टडी किया जाएगा? एपिस्टोमोलॉजी में स्टडी किया जाएगा। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वैलिडिटी ऑफ नॉलेज। नॉलेज को कैसे हम वैलिडेट करेंगे, कैसे वो प्रामाणिक है उसको चेक करेंगे। तो वैलिडेशंस ऑफ नॉलेज में हम ज़्यादातर 3 ही काम करते हैं। पहले तो हम वेरीफाई करते हैं कि ये वास्तव में नॉलेज है या नहीं है, राइट है या नहीं है। कुछ कुछ ऐसा नॉलेज होता है जो पास्ट के बेस्ड होता है, जैसे कि महात्मा गांधी 1969 में जन्मे थे। इसको हम कैसे वेरीफाई करेंगे? हम दस्तावेजों को पढ़ेंगे। क्या हम इसको वेरीफाई करने के लिए पास्ट में जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। लेकिन इसको वेरीफाई हम कैसे करते हैं? जो दस्तावेज है, उनका जो लाइफ स्टोरी है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, वहाँ पर लिखा है। उनके जो समसामयिक थे, कंटेम्पोररी पर्सन्स थे, उन्होंने जो उनके साथ अनुभव लिखा गया होगा, उन्होंने उनके बुक्स में बहुत सारी चीज़ें लिखी है। तो महात्मा गांधी इस टाइम में जन्मे थे, ये हुआ था, वो हुआ था। तो उसी बुक्स के आधार पे हम क्या करते हैं? उसको वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई करना भी वैलिडिटी का एक बहुत बड़ा काम है। दूसरा जो काम रहता है वैलिडिटी ऑफ नॉलेज में, वो होता है कॉन्फॉर्मिटी। ओके, कॉन्फॉर्मिटी, हम कन्फर्म करते हैं यही है, वास्तव में यही राइट है। सपोज किसी ने कह दिया कि जो वाटर है 0 डिग्री सेल्सियस में ये आइस बन जाता है। तो हमने क्या किया? पानी को लिया, फ्रीजर में रख दिया, 0 डिग्री टेम्परेचर तक डाउन कर दिया, तो वो सच में बर्फ में कन्वर्ट हो गया। तो क्या हुआ? जो नॉलेज हमारे पास आया था उसको हमने कंफर्म किया। तो कंफर्मिटी भी वैलिडिटी का एक बहुत बड़ा पार्ट है। और तीसरा जो होता है रेफ्यूटेशंस भी हम करते हैं, रेफ्यूट भी करते हैं, यानी कि जो नॉलेज हमारे पास आया है उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं, उसको रिफ्यूट भी कर सकते हैं। आफ्टर प्रॉपर वेरिफिकेशंस हमको लगा कि ये नॉलेज राइट नहीं है तो हम उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं, रिफ्यूट भी कर सकते हैं। तो वैलिडिटी ऑफ नॉलेज से हम ये 3 काम करते हैं। फिर है टाइप्स ऑफ नॉलेज। नॉलेज के टाइप को कई तरह से बांटा जाता है, कई तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बहुत सारे टाइप्स को हम अच्छे से जानेंगे, ताकि जो नेट एस्पिरेंट है, नेट के लिए बहुत जरूरी होता है, और जो असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्जाम देने जा रहे हैं वहां पर नॉलेज के बेस में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सपोज आप फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस को लेके डेमो दे रहे हो तो आपको क्वेश्चंस हो सकता है, या फिर नॉलेज के क्या क्या टाइप्स है वो भी क्वेश्चंस होते हैं। तो पहले जो
जो हम देखेंगे नॉलेज के दो प्रकार के टाइप होते हैं। एक होता है प्रियोरी नॉलेज, ओके, प्रियोरी नॉलेज एक होता है, और दूसरा जो होता है वो होता है पोस्टेरियोरी नॉलेज, ओके। तो ये जो दो टाइप का नॉलेज है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, क्योंकि आगे चल के जब रिसर्च भी हम पढ़ेंगे, प्रियोरी पोस्ट प्रियोरी रिसर्च भी हम देखेंगे, तो ये कॉन्सेप्ट को यहाँ से अच्छे से याद कर लो। जो प्रियोरी नॉलेज होता है ये एक्सपीरियंस के आधार पे नहीं होता, ये एम्पेरिकल एविडेंस के आधार पे नहीं होता, ये प्योर रीजन्स के आधार पे होता है, ये तर्क के आधार पे होता है, ये लॉजिक के आधार पे होता है। इसके जरिए ही हम क्या कर रहे हैं, हम नॉलेज को प्राप्त कर रहे हैं विदाउट द एम्पायरिकल एविडेंस, विदाउट द ऑब्जर्वेशंस, विदाउट द एक्सपीरियंसेस। तो इसको कहा जाएगा प्रियोरी नॉलेज। फिर जो पोस्टेरियोरी नॉलेज है इसको कहा जाता है प्योरली एक्सपीरियंशियल और प्योरली एम्पायरिकल बेस्ड नॉलेज, यानी कि जो हमने अनुभव किए हैं, जो हमने ऑब्जर्वेशंस किए हैं, जो हमारे 5 इंद्रियों के द्वारा हमने अनुभव किए हैं, एम्पायरिकल एविडेंस जो हमारे सामने है, उसी को लेके जो नॉलेज को हम प्राप्त करेंगे वो सारे के सारे हो जाएंगे पोस्टेरियोरी नॉलेज। फिर आ गया क्वेश्चंस डील हुई, तो एपिस्टोमोलॉजी में सारे कुछ आप अगर देखोगे इसका निचोड़ है नॉलेज के बारे में बताता है। टाइप्स ऑफ नॉलेज हो गया, वैलिडिटी ऑफ नॉलेज हो गया, प्रोसेस ऑफ नॉलेज हो गया, सारे नॉलेज के बारे में बताता है। इसीलिए हम एक ही शब्द में कहेंगे तो एपिस्टोमोलॉजी डील्स विद द थ्योरी ऑफ नॉलेज, थ्योरी ऑफ नॉलेज, नॉलेज की जो सारे थ्योरीज है वो सारे थ्योरीज को हम एपिस्टोमोलॉजी में पढ़ेंगे। तो कौन सा क्वेश्चंस इसमें डील होगा, व्हाट इज नॉलेज, नॉलेज क्या है, हाउ डू वी गेट नॉलेज, नॉलेज कैसे प्राप्त करना है, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ नॉलेज, कौन से सोर्स है जो कि हमको बेटर नॉलेज देगा, ऑथेंटिक नॉलेज देगा, वैलिड नॉलेज देगा, हाउ डज ए मैन नो व्हाट इज रियल, जो हम रियलिटी के बारे में मेटाफिजिक्स में पढ़ रहे हैं वो वास्तव में राइट है या नहीं है, वैलिड है या नहीं है, ऑथेंटिक है या नहीं है, उसको हम जानेंगे कहाँ पर, उसको हम जानेंगे एपिस्टोमोलॉजी में। तो देखो ये जो तीनों ब्रांचेस है ऑल आर इंटरकनेक्टेड। ऐसे आप नहीं कह सकते कि मेटाफिजिक्स का रिलेशन एपिस्टोमोलॉजी में नहीं है या फिर एपिस्टोमोलॉजी का रिलेशन एक्सियोलॉजी में नहीं है, ऐसे आप बोल ही नहीं सकते। सभी का सभी के साथ कनेक्शन है। तो ये हो गया एपिस्टोमोलॉजी। इसका जो एजुकेशनल पहलू है वो लास्ट में हम पढ़ेंगे। मेटाफिजिक्स का भी एजुकेशनल पहलू है, एपिस्टोमोलॉजी का भी एजुकेशनल पहलू है, एक्सियोलॉजी का भी एजुकेशनल पहलू है, वो हम लास्ट में पढ़ेंगे। पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं, उसके बाद एजुकेशन में जब आएंगे तो एजुकेशनल कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। ओके, तो ये हो गया एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी का मतलब हो गया मूल्य मीमांसा। एक्सियोलॉजी मेनली दो वर्ड में आए हैं, एक्जियोस एंड लोगोस। एक्जियोस का मतलब हो गया वैल्यू एंड लोगोस का मतलब होता है साइंटिफिक स्टडी, यानी कि जहां पर वैल्यू की साइंटिफिक स्टडी होगी, जहां वैल्यू की बात होगी, जहां पर मूल्य की बात होगी, जहां पर एथिक्स की बात होगी, वो होगा एक्सियोलॉजी। यहाँ पर थ्योरी ऑफ वैल्यूज के बारे में बात किया जाएगा, स्टडी किया जाएगा। ट्रूथ, ब्यूटी एंड गुडनेस, ट्रूथ के बारे में, ब्यूटी के बारे में, गुडनेस के बारे में यहाँ पर बात किया जाएगा। ट्रूथ का मतलब क्या ट्रूथ है, क्या फॉल्स है, ट्रू क्या है, हम लॉजिक के आधार पर देखते हैं, सत्य क्या है, असत्य क्या है, वैलिड क्या है, इनवैलिड क्या है, यहाँ पर हम कहाँ पर देखते हैं, लॉजिक में देखते हैं। तो ट्रूथ के बारे में पता है। ब्यूटी कहाँ पर देखेंगे, ब्यूटी देखेंगे एस्थेटिक में देखेंगे। और गुडनेस, गुडनेस का मतलब व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, व्हाट इज मोरल, ये हम देखेंगे मोरल फिलोसॉफी यानी कि एथिक्स में देखेंगे। तो ये हो गया लॉजिक, ये हो गया एस्थेटिक और ये हो गया एथिक्स, जो कि तीनों सब ब्रांचेस है एक्सियोलॉजी का। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है नॉर्मेटिव एस्पेक्ट ऑफ फिलोसॉफी। एक्सियोलॉजी को ही कहा जाता है नॉर्मेटिव एस्पेक्ट ऑफ फिलोसॉफी। हमने मेटाफिजिक्स में क्या देखा, मेटाफिजिक्स में जो चीजें है उसी को देखा, व्हाट रियली एग्जिस्ट उसी को देखा। लेकिन यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर क्या होना चाहिए, दुनिया कैसा होना चाहिए, व्यक्ति कैसा होना चाहिए, उसमें कौन सा गुण होना चाहिए ताकि वो एक बेहतर इंसान कहला सके, शिक्षा कैसा होना चाहिए, कौन बताएगा, ये बताएगा एक्सियोलॉजी। इसीलिए यहाँ पर हम लिंक कर देते हैं कि इसको एम्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा कैसा होना चाहिए, शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, किस लिए शिक्षा चाहिए, ये हम पढ़ेंगे एक्सियोलॉजी में। इसीलिए एम यहाँ से रिलेट होता है। बहुत सारे बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं, मेटाफिजिक्स से भी एम रिलेट होता है ऐसे करके सोचते हैं, नहीं भाई, यहाँ पर नॉर्म्स है इसीलिए एम्स है, इसको भी अच्छे से जान लो। तो यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चंस डील किए जाएंगे, व्हाट इज गुड, व्हाट आर द हायर वैल्यूज ऑफ लाइफ, कौन सा चीज अच्छा है, कौन सा चीज बुरा है, व्हाट इज गुड एंड बैड, व्हाट इज द हायर वैल्यूज ऑफ लाइफ, जीवन का सर्वोच्च वैल्यू क्या होना चाहिए, जीवन
जीवन को क्या बेटर करेगा, ये सारा कुछ हम यहाँ पर पढ़ेंगे। व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, जीवन का क्या सिद्धांत होना चाहिए, किस मार्ग पर हमको जाना चाहिए, ये सब कुछ हम एक्सियोलॉजी में पढ़ते हैं। तो ब्रांचेस ऑफ एक्सियोलॉजी क्या क्या हो सकता है, यहाँ पर मेनली 3 ब्रांचेस के बारे में बताया जा रहा है, लॉजिक, एथिक्स एंड एस्थेटिक्स। लॉजिक में हम क्या करते हैं, डील्स विद रीजन, रीजनिंग के बारे में लॉजिक में हम पढ़ते हैं। लॉजिक में क्या करते हैं, हम साइंटिफिक इंक्वायरी को अप्लाई करते हैं। ओके, साइंटिफिक इंक्वायरी की मदद से, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड की मदद से हम तर्क को सिद्ध करते हैं या फिर तर्क को खारिज करते हैं। व्हाट एवर नॉलेज, व्हाट एवर थिंग्स आर कमिंग टू अस, दैट हैज टू बी चेक्ड, दैट हैज टू बी वेरीफाइड, हम जो वेरीफाई करते हैं इंडक्टिव या फिर डिडक्टिव मेथड से, वो हो जाएगा लॉजिक। फिर हो गया एथिक्स। एथिक्स क्या है, एथिक्स को हम कहते हैं मोरल प्रिंसिपल। मोरल प्रिंसिपल, यहाँ पर मोरालिटी की बात किया जाता है। मोरालिटी इन द सेंस व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, क्या गुड है क्या बैड है, ओके, क्या वर्च्यू है क्या वाइसेस है, उसके बारे में डील किया जाएगा एथिक्स में। इट डील्स विद द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्डक्ट, ये चरित्र के बारे में बताएगा, क्या करना चाहिए, कौन से प्रिंसिपल होना चाहिए, व्हाट इज द बेस ऑफ आवर कॉन्डक्ट, व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉन्डक्ट, व्हाट इज ए गुड कॉन्डक्ट, गुड कॉन्डक्ट क्या है, ये सारा कुछ आप एथिक्स में जानो। और एस्थेटिक्स में ये ब्यूटी के बारे में बताएगा, सुंदरता क्या है, किसमें सुंदरता है, या फिर आंतरिक सुंदरता क्या है, परम सुंदर कौन है, ये सारा कुछ आप एस्थेटिक में पढ़ोगे। ओके, तो ये हो गया मेन तीनों ब्रांचेस, मेटाफिजिक्स, एपिस्टोमोलॉजी और एक्सियोलॉजी। तो कुछ प्रश्नों के जरिए कितना हमने समझा है उसको थोड़ा जान लेते हैं। तो चलो अब ये जो प्रश्न है, इन प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश कीजिए। तो पहला जो क्वेश्चन है, व्हिच ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी डील विद द क्वेश्चंस दैट व्हाट इज नॉलेज। ये देखो 2023 का एसएसबी में आया था। व्हाट इज नॉलेज, नॉलेज के ऊपर कौन फोकस करता है, ये फोकस करता है एपिस्टोमोलॉजी। एपिस्टोमोलॉजी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डील विद ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजी में क्या डील होता है, ये होता है बीइंग। बीइंग के ऊपर व्हाट इट एग्जिस्ट, हम जो पढ़ रहे थे ऑन्टोलॉजी और मेटाफिजिक्स में क्या अंतर था, व्हाट इट एग्जिस्ट, जो एग्जिस्ट कर रहा है उसके ऊपर स्टडी किया जाता है, तो वो है बीइंग। ओके, ये भी देखो 2023 का ही क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आता है, अच्छे से अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप सभी प्रश्नों को कर पाओगे। ओके, फिर ये भी एसएसबी 2023 का ही क्वेश्चन है। नेचर ऑफ यूनिवर्स एंड द थिंग्स इन इट। यूनिवर्स के बारे में, नेचर ऑफ यूनिवर्स के बारे में कहाँ पर स्टडी होता है, वो होता है मेटाफिजिक्स। ओके, वो हो गया मेटाफिजिक्स। तो हमने एक ब्रांच भी पढ़ा था कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी जहाँ पर यूनिवर्स की स्टडी किया जाता है। फिर 2023 के पीजीटी में ये क्वेश्चंस आया था, नेचर ऑफ रियलिटी किसके साथ डील करता है, ये है मेटाफिजिक्स। देखो मेटाफिजिक्स कैसे घूम घूम के क्वेश्चंस आ रहा है। नेचर ऑफ यूनिवर्स पूछ रहा है, नेचर ऑफ रियलिटी पूछ रहा है। नेचर ऑफ रियलिटी तो बहुत बार आ चुका है। स्टडी ऑफ वैल्यूज, वैल्यूज के ऊपर कौन फोकस करता है, ये भी पीजीटी 2023 में आया था। वैल्यूज के ऊपर फोकस करता है एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी। ऑन्टोलॉजी और कॉस्मोलॉजी किसका सब ब्रांच है, ये है मेटाफिजिक्स का। मेटाफिजिक्स का ये एसएसबी 2018 में आया था। इतना सिंपल क्वेश्चंस आता है, अगर आपका फंडामेंटल क्लियर हो तो आप अच्छे से कर पाओगे, इतना भी ज्यादा डीप क्वेश्चंस नहीं आते। फिर देखो 2018 में क्वेश्चंस आया था एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी में क्या फोकस किया जाता है, यहाँ पर वैल्यूज की स्टडी किया जाता है। ओके, वैल्यू की स्टडी किया जाता है। फिर व्हिच ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी इज नोन एज मोरल फिलोसॉफी। किसको मोरल फिलोसॉफी कहा जाता है, ये क्वेश्चंस इस साल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोरल फिलोसॉफी कहा जाता है एथिक्स, क्योंकि यहाँ पर क्या गुड है क्या एविल है, इसके ऊपर हम स्टडी करते हैं। व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, यहाँ पर हम स्टडी करते हैं। व्हिच ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी इज बेस्ड ऑन कॉग्निटिव आस्पेक्ट। कॉग्निटिव आस्पेक्ट जहाँ पर तर्क की बात किया जाएगा, वैलिडिटी की बात किया जाएगा, रीजन की बात किया जाएगा, वो है एपिस्टोमोलॉजी। एपिस्टोमोलॉजी। मेटाफिजिक्स है स्पेक्युलेटिव फंक्शंस, ये है कॉग्निटिव फंक्शंस, और ये दोनों एक्सियोलॉजी को बिलोंग करते हैं, ये है नॉर्मेटिव फंक्शंस। इसको भी अच्छे से याद करना है। ओके, फिर 2018 में ये क्वेश्चंस आया था एपिस्टोमोलॉजी डील्स विथ, ये है मेथड ऑफ टीचिंग। मेथड ऑफ टीचिंग। एक्सियोलॉजी एम के लिए है, एपिस्टोमोलॉजी मेथड के लिए है, तो मेटाफिजिक्स किसके लिए होगा, ये होगा ऑब्जेक्टिव्स के लिए। ऑब्जेक्टिव्स के लिए। ओके, व्हिच ब्रांच
ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी एम्फासाइज ऑन इंडक्टिव एंड डिडक्टिव थिंकिंग कह रहा है। थिंकिंग एस्पेक्ट किसको इंडिकेट कर रहा है? एपिस्टोमोलॉजी को इंडिकेट कर रहा है। ओके, तो ये था कुछ क्वेश्चंस, फिर चलेंगे हम नेक्स्ट यूनिट की तरफ। ये था फिलोसॉफी के बारे में, अब हम एजुकेशन की तरफ रुख करेंगे। वी आर नाउ मूविंग टुवर्ड्स द एजुकेशन। ओके, तो पहले हम पता कर लेते हैं कि फिलोसॉफी और एजुकेशन में क्या रिलेशन है। इस रिलेशन के चक्कर में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो कि डेफिनेशन के बारे में रहता है। रॉस के डेफिनेशन आ जाते हैं, एडम्स के डेफिनेशन आ जाते हैं। तो हम पहले जानेंगे कि क्या है इनका संबंध और वो डेफिनेशन को भी अच्छे तरह से पढ़ेंगे, ताकि अगर इस बार एग्जाम में फिलोसॉफी और एजुकेशन के बारे में कुछ भी सवाल आए, कैसा भी सवाल आए, तो भी आप कर पाओ, तो भी आप फ्लाइंग कलर्स में पास हो पाओ। ऐसे हमको पढ़ना है। ओके, तो फिलोसॉफी और एजुकेशन का इतना गहरा रिलेशन है कि इन दोनों को हम सेपरेट कर ही नहीं सकते, सेपरेट सोच ही नहीं सकते। रॉस तो ऐसे कहते हैं, दे आर द टू साइड ऑफ ए सेम कॉइन। एक ही सिक्के के दो पहलू है। यू कैन नॉट डिवाइड देम सेपरेटली। दोनों को एक और सेपरेट कर दो तो दोनों का वैल्यू नहीं रहेगा। इतने दोनों की दोनों इंटरडिपेंडेंट और इंटर रिलेटेड है। कोई ऐसे भी कहते हैं कि ये जैसे फूल और फ्रेग्रेंस होता है, फ्लावर्स एंड फ्रेग्रेंस जैसा रिलेशन है इन दोनों का। जैसे स्केलेटन और ब्लड का है, स्केलेटन और फ्लैश का है, ऐसे करके बहुत सारे बंदे इनको डिफाइन करते हैं। इट मीन्स दे आर इंटरकनेक्टेड एंड दे आर इंटरडिपेंडेंट। ओके, तो ये इंटरडिपेंडेंट भी है और इंटर रिलेटेड भी है। फिलोसॉफी शो करेगा, वे दिखाएगा, रास्ता दिखाएगा किसको? एजुकेशन को, और एजुकेशन उसमें चलेगा, उसको फॉलो करेगा, फिलोसॉफी को फॉलो करेगा। तो फिलोसॉफी एजुकेशन के बिना ब्लाइंड है। ब्लाइंड है यानी कि एजुकेशन फिलोसॉफी की आंखें है। फिलोसॉफी एजुकेशन के द्वारा ही देखेगा, बिना एजुकेशन के फिलोसॉफी अंधा है। क्यों ये कहा जा रहा है? क्योंकि जितना भी बड़ा फिलोसॉफी हो, कहाँ पर अप्लाई होगा? एजुकेशन के द्वारा ही अप्लाई होगा। एजुकेशन का फील्ड नहीं है तो फिलोसॉफी को हम अप्लाई कर ही नहीं सकते। जितना भी बड़े विचारक हो, वो जितना भी बड़े विचार दिए होंगे, वो विचार कोई भी काम का नहीं है, अनलेस एंड अनटिल इट हैज यूटिलिटी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। अगर एजुकेशन का फील्ड नहीं है तो फिलोसॉफी अंधा है। ओके, तो एजुकेशन हो गया फिलोसॉफी का आंखें, लेकिन फिलोसॉफी नहीं है और सिर्फ एजुकेशन है तो एजुकेशन आगे चल नहीं पाएगा, क्योंकि फिलोसॉफी एजुकेशन का पैर है। पैर है, इसके द्वारा ही मूव करेगा। फिलोसॉफी क्या कर रहा है? उसको डायरेक्शंस दे रहा है, उसको बता रहा है कि क्या करना चाहिए, उसको रास्ता बता रहा है और उस रास्ते को एजुकेशन फॉलो कर रहा है। तो फिलोसॉफी के लिए एजुकेशन आंखें हो गया और एजुकेशन के लिए फिलोसॉफी पैर हो गया। ये दोनों जैसे कहानी होता है ना, एक अंधे होता है और एक लंगड़ा होता है। अंधे लंगड़े दोनों के हेल्प करके ही आगे बढ़ सकते हैं। अंधे अकेला भी जा नहीं सकता या फिर लंगड़ा अकेला जा नहीं सकता। ये दोनों को हेल्प करेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। तो ऐसा रिलेशन है एजुकेशन का और फिलोसॉफी का। तो सुम फेमस डेफिनेशन पहले हम देख लेते हैं। रॉस क्या कह रहे? रॉस कह रहे फिलोसॉफी एंड एजुकेशन आर द टू साइड ऑफ द सेम कॉइन। एक ही सिक्के के दो पहलू है, टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। आप दोनों को सेपरेट कर ही नहीं सकते। बोथ आर इंटर रिलेटेड, बोथ आर इंटरडिपेंडेंट। एक तो हो गया कॉन्टेम्पलेटिव साइड और दूसरा हो गया एक्टिव साइड। एक थ्योरी दे रहा है, दूसरा क्या कर रहा है? दूसरा उसको प्रैक्टिकल में ला रहा है। ओके, एक नीरस है, सिर्फ थ्योरी में ही है, और एक एक्टिव साइड है क्योंकि वो थ्योरी को अप्लाई कर रहा है, वो जीवंत है। ओके, तो ये बता रहे हैं रॉस। रॉस का और एक भी डेफिनेशन है, ऑल एजुकेशनल क्वेश्चंस आर द अल्टीमेट क्वेश्चंस ऑफ फिलोसॉफी। जो एजुकेशन में क्वेश्चंस उठ रहे हैं, बच्चों को कैसे डील करना है, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कौन से टाइम पढ़ाने का सही है, ये सारा कुछ जो क्वेश्चंस एजुकेशन में उठते हैं उसको कौन टैकल करेगा? उसको टैकल करेगा फिलोसॉफी। ये सारे फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस है। अगर बच्चों को आपको जानना है तो आपको रूसो को पढ़ना पड़ेगा। अगर बच्चों को जानना है तो आपको जॉन डीवी को पढ़ना पड़ेगा। अगर बच्चों को जानना है तो अदर फिलोसोफर को पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप फिलोसोफर को नहीं पढ़ेंगे, उनको आइडियोलॉजी को नहीं समझेंगे, बच्चों को भी आप समझ नहीं सकते। तो फिलोसॉफी क्या कर रहा है? फिलोसॉफी बेसिकली एजुकेशनल क्वेश्चंस का आंसर्स ढूंढ रहा है। ये सिर्फ एजुकेशनल का क्वेश्चंस नहीं, लाइफ
लाइफ का हर क्वेश्चंस का समाधान भी करता है। लेकिन रॉस क्या बता रहे हैं, रॉस बता रहे हैं एजुकेशनल प्रोस्पेक्टिव्स के आधार पे बता रहे हैं कि ऑल एजुकेशनल क्वेश्चंस आर द अल्टीमेट क्वेश्चंस ऑफ द फिलॉसफी। सभी एजुकेशन का क्वेश्चंस फिलॉसफी का क्वेश्चंस है। ये कोड तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले साल के वीडियो में मैंने कह भी दिया था कि ये आने वाला है और आया था भी, और 2023 का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चंस आया था। ऑल ग्रेट फिलोसोफर्स आर ग्रेट एजुकेशनली, जितने भी सारे महान दार्शनिक है वो सारे के सारे महान शिक्षाविद है, ग्रेट एजुकेशनलिस्ट है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कोट है। आप महात्मा गांधी को ले लो, फिलोसफी बता रहे हैं वो। आप रूसो को ले लो, आप रॉस को ले लो, आप कीगार्ड को ले लो, आप डीबी को ले लो, किसी भी व्यक्ति को ले लो, वो जो फिलोसफी बता रहे हैं वो एजुकेशन के बारे में और डीप जाने की बात बता रहे हैं। रूसो को आप जब पढ़ोगे वो फ्रीडम की बात करेंगे, आप जब महात्मा गांधी को पढ़ोगे तो वो ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करेंगे। ये सारे क्या है, उनका फिलोसफी एजुकेशन की तरफ इशारा कर रहा है। इसका मतलब है जो रॉस बता रहे हैं, रॉस बता रहे हैं कि जितने बड़े बड़े दार्शनिक है वो सारे बड़े बड़े एजुकेशनलिस्ट है, क्योंकि उनका दर्शन एजुकेशन की फील्ड में ज़्यादा इम्प्लाई हो रहा है। उनका दर्शन एजुकेशन में बच्चों को, टीचर्स को और ज़्यादा बेटर करेगा। फिर हो गया एडम्स का, ये भी एक साल आया हुआ है। एजुकेशन इज द डायनेमिक साइड ऑफ फिलोसफी। डायनेमिक साइड ऑफ फिलोसफी, ये डायनेमिक साइड है। एजुकेशन फिलोसफी का कौन सा साइड है, डायनेमिक साइड है। क्योंकि आप ऐसे देखो, फिलोसफी क्या है, फिलोसफी थ्योरी तो है। थ्योरी को जो काम में लगाएगा, जो जीवंत करेगा, जो जान फूकेगा, वो हो गया एजुकेशन। इसीलिए ये एक्टिव साइड है, यानी कि ये क्या है, ये डायनेमिक साइड है। इट इज द एक्टिव एस्पेक्ट ऑफ फिलोसॉफिकल बिलीफ। जो फिलोसॉफिकल बिलीफ्स है उन सभी का ये एक्टिव एस्पेक्ट है। एंड द प्रैक्टिकल मीन्स ऑफ रियलाइजिंग द आइडियाज ऑफ लाइफ। तो जो आइडियाज ऑफ लाइफ फिलोसफी दे रहा है उसको रियलाइज हम कहाँ करेंगे, एजुकेशनल सेटिंग में करेंगे। उसको प्रैक्टिकली लाइफ में कहाँ यूटिलाइज करेंगे, एजुकेशनल सेटिंग में करेंगे, स्कूल में करेंगे, कॉलेजेस में करेंगे। मतलब एजुकेशन इज द मीन टू अप्लाई दैट फिलोसॉफिकल बिलीव्स एंड फिलोसॉफिकल आइडियाज। ये कौन बता रहे हैं, ये बता रहे हैं एडम्स। डायनेमिक साइड ऑफ फिलोसफी, ये वर्ड को अच्छे से समझ लो, ये क्वेश्चन आता ही आता है। डायनेमिक साइड मतलब एडम्स। फिर हो गए जॉन डीबी का और एक कोट्स है। जॉन डीबी बता रहे एजुकेशन इज द लेबोरेटरी। एजुकेशन वो लेबोरेटरी है जिस लेबोरेटरी में हम क्या करते हैं, फिलोसॉफिकल डायरेक्शन बिकेम कंक्रीट। जो फिलोसॉफिकल डायरेक्शंस है, फिलोसॉफिकल आइडियाज है, बिलीव्स है, थॉट्स है, वो सारे के सारे को हम टेस्ट करते हैं, उसको हम कंक्रीट करते हैं। जो एब्स्ट्रैक्ट था उसको हम अभी अप्लाई कर रहे हैं, मतलब उसको हम कंक्रीट कर रहे हैं, उसको हम लाइफ में एज इट इज ला रहे हैं। ये बोलना है किसका, जॉन डीबी का। ओके, लेबोरेटरी से याद करो, जॉन डीबी का एक स्कूल भी था, उस स्कूल का नाम था लेबोरेटरी ऑफ स्कूल। जब हम जॉन डीबी को पढ़ेंगे वहां पर भी इनके बारे में और बेटर जानेंगे। ओके, फिर हो गया जेंटाइल। जेंटाइल का भी एक बहुत ही फेमस कोट है, एजुकेशन विदाउट फिलोसफी would mean a failure to understand the precise nature of education। तो जेंटाइल क्या कह रहे हैं, अगर आपको प्रिसाइज नेचर ऑफ एजुकेशन को जानना है तो आपको किसको जानना पड़ेगा, फिलोसफी को जानना पड़ेगा। अगर फिलोसफी को हटा दिया जाए तो एजुकेशन को जानना बहुत ही मुश्किल है। ये कहना किसका है, जेंटाइल का है। देन फिश्चे क्या कह रहे हैं, द आर्ट ऑफ एजुकेशन विल नेवर अटेन कंप्लीट क्लियरनेस विदाउट फिलोसफी। एजुकेशन को समझना है तो आपको फिलोसफी को भी समझना पड़ेगा। जितना आप फिलोसफी को बेटर समझते जाओगे उतना ही आप एजुकेशन को बेटर समझते जाओगे। जितना क्लैरिटी आप फिलोसफी में आएगा उतना क्लैरिटी आपको एजुकेशन में आएगा। इसीलिए बच्चों में कहता हूँ बार बार, आपको फिलोसफी को अच्छे से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि फिलोसफी को आपने अच्छे से पढ़ लिया तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप देखोगे, ज्यादातर जो एजुकेशनल क्वेश्चंस रहते हैं, एजुकेशन रिलेटेड जो एग्जाम होते हैं, ज्यादातर क्वेश्चंस किस में आते हैं, फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू में आते हैं। क्योंकि जो भी हायर एजुकेशन में जाते हैं, जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन रहे हैं, प्रोफेसर बन रहे हैं, उसका ज्यादा इंटरेस्ट किस में आएगा, फिलोसॉफी में आएगा। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सवाल का आंसर्स है, बहुत सारे क्वेश्चंस के हल है। और जो लास्ट कोट है वो है हर्बर्ट का कोट है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एजुकेशन के पास हॉलीडे के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि बहुत सारे फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस को उसको क्लियर अप करना पड़ेगा।
बहुत सारे क्वेश्चंस फिलोसॉफी के होते हैं, तो जो भी कॉन्सेप्ट फिलोसॉफी के है या फिर जो भी क्वेश्चंस फिलोसॉफी में एराइज होते हैं वो सारे को कहाँ पर अप्लाई करके उसको प्रूव करना पड़ेगा या फिर उसको डिसप्रूव करना पड़ेगा। तो ये किसका काम है? ये एजुकेशन का काम है। फिलोसॉफी में उठे प्रश्नों को हल करने का काम कौन करेगा? एजुकेशन करेगा, क्योंकि एजुकेशन अप्लाइड एस्पेक्ट है, क्योंकि एजुकेशन डायनेमिक एस्पेक्ट है, ये कहना है हर्बर्ट का। तो ये हो गया सारा डेफिनेशन वगैरह। डेफिनेशंस भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो अभी हम देखेंगे मेटाफिजिक्स और एजुकेशन का क्या रिलेशन है, एपिस्टोमोलॉजी एजुकेशन का क्या रिलेशन है, या फिर एक्सियोलॉजी और एजुकेशन का क्या रिलेशन है। ये रिलेशन को लेकर एक दो क्वेश्चंस हर बार आ रहे हैं। ओके, तो मेटाफिजिक्स और एजुकेशन का क्या रिलेशन है? मेटाफिजिक्स कौन सा फंक्शन है? स्पेक्यूलेटिव फंक्शन है, ये तो हमने पहले भी डिस्कस कर दिया है। ओके, मेटाफिजिक्स क्या करेगा? कोर आइडियोलॉजी देगा, कोर थिंकिंग देगा, जो इन डेप्थ रियलिटी है वो रियलिटी के बारे में बताएगा। ओके, इट मींस इट गिव्स ए फाउंडेशन टू द एजुकेशन। ये क्या करेगा? एजुकेशन के लिए बुनियादी नॉलेज देगा, एक बुनियाद देगा, एक बेटर फाउंडेशन देगा, सो दैट उस फाउंडेशन के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। फिर हो गया एपिस्टोमोलॉजी। एपिस्टोमोलॉजी क्या करेगा? एपिस्टोमोलॉजी एजुकेशन में क्या करेगा? एपिस्टोमोलॉजी जैसे कि नॉलेज के बारे में बताता है, यानी कि ये कॉग्निटिव एस्पेक्ट है, कॉग्निटिव फंक्शन के बारे में ये डील करता है। तो क्या क्या काम करेगा? ये मेथड के बारे में, एजुकेशन के जो मेथड्स है, मेथड ऑफ टीचिंग के बारे में डील करेगा। प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, कौन कौन से प्रोसेस होने चाहिए, स्टेप्स होने चाहिए, स्टेप्स के बारे में डील करेगा। करिकुलम के बारे में डील करेगा, कंटेंट के बारे में, कौन सा नॉलेज बच्चों को देना चाहिए, कौन से एज को देना चाहिए, ये डील करेगा। कौन से कंटेंट पढ़ना चाहिए, ये डील करेगा। इंस्ट्रक्शंस मेथड क्या होना चाहिए, ये भी हम एपिस्टोमोलॉजी में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट है एक्सियोलॉजी और एजुकेशन के बीच क्या रिलेशन है। एक्सियोलॉजी जैसे कि वैल्यू के ऊपर फोकस करता है और एजुकेशन क्या करता है? कैरेक्टर का डेवलपमेंट करता है। तो इन दोनों के बीच गहरा संबंध है। पहले हमने मेटाफिजिक्स में पढ़ा, मेटाफिजिक्स में जो थिंग्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उसको वो व्याख्या करता है, उसको वो एक्सप्लेन करता है, उसके बारे में बताता है। अल्टीमेट रियलिटी क्या है उसके बारे में वो बताता है। लेकिन एक्सियोलॉजी में क्या हो रहा है? एक्सियोलॉजी में थिंग्स कैसा होना चाहिए ये बताता है, गुडनेस क्या है ये बताता है, मोरालिटी क्या है ये बताता है, यानी कि व्यक्ति कैसा होना चाहिए, बच्चे को कैसा होना चाहिए, शिक्षा को कैसा होना चाहिए, ये बताएगा। यानी कि ये नॉर्म्स क्रिएट कर रहा है, ये नॉर्मेटिव फंक्शंस को बता रहा है, ये हमको एम देगा, ये हमको एम देगा, बताएगा कि शिक्षा इसीलिए देना है, बच्चे को ये गुण इसीलिए सिखाना है। तो ये क्या कर रहा है? हमें एम्स बता रहा है। तो एम्स ऑफ एजुकेशन रिलेट किया जाता है एक्सियोलॉजी के साथ, और ये बहुत बार क्वेश्चंस आया है, बहुत 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 बार क्वेश्चंस आया है, इसको अच्छे से याद कर लो। तो लास्ट में कुछ प्रश्न के द्वारा कितना हमने सीखा, कितना हमने जाना, उसको थोड़ा परख लेते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, ऑल ग्रेट फिलोसोफर ऑफ द वर्ल्ड हैव बीन ग्रेट डैश। जो सारे के सारे बड़े बड़े फिलोसोफर्स होते हैं वे दुनिया के क्या होते हैं? वो होते हैं एजुकेटर्स। ऑल ग्रेट फिलोसोफर्स आर ग्रेट एजुकेशनलिस्ट। ऐसा कहा है किसने? रॉस ने कहा। ये देखो 2023 में ये आया था, इसी साल के जो एग्जाम हुआ है वहां पर आया है। ओके, फिलोसॉफी एंड एजुकेशन आर टू साइड ऑफ द सेम कॉइन। फिलोसॉफी और एजुकेशन एक ही सिक्के के दो पहलू है, मतलब एक को छोड़ के दूसरा का कल्पना नहीं किया जा सकता, एक को छोड़ के दूसरे को हम चिंतन कर ही नहीं सकते। ओके, बोथ आर सो इंटरकनेक्टेड एंड इंटर रिलेटेड। ये किसने कहा है? ये कहा है रॉस ने। ओके, रॉस ने। फिर हु हैड सेड दैट एजुकेशन इज द डायनेमिक साइड। डायनेमिक साइड एक एक्टिव साइड है, एक एक्टिव साइड है, तो दूसरा कॉन्टेम्पलेटिव साइड है। ये किसने कहा है? ये कहा है एडम्स ने। ये भी बहुत ही फेमस है, ये सारे के सारे पी वैक्यूज है। फिर लास्ट क्वेश्चन है, हु सेड दैट एजुकेशन इज द लेबोरेटरी। एजुकेशन वो लेबोरेटरी है जहाँ पर फिलोसॉफिकल डायरेक्शंस क्या किया जाता है? टेस्ट किया जाता है और कॉन्क्रीट किया जाता है, क्योंकि जो आइडियाज़ है, जो थॉट है, वो सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट है, और एजुकेशन वो लेबोरेटरी है, वो फील्ड है जहाँ पर हम उसको अप्लाई करेंगे, टेस्ट करेंगे और वो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को कॉन्क्रीट में कन्वर्ट करेंगे। ये किसने कहा है? ये कहा है जॉन डीबी ने। ये बहुत ही फेमस कोट है, इसको अच्छे से याद करना, ये शायद इस साल आ सकता है। तो यही था आज का वीडियो, और एक सेपरेट वीडियो हम क्वेश्चन आंसर सेशंस लाएंगे, और इसी के साथ
ये वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर आइडियलिज्म स्टार्ट करेंगे, फिर बाद में बाकी सारे स्कूल ऑफ थॉट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।